हयात भी अपने भाई वासु को कहती है कि भाई एक बार जय को माफ कर देना चाहिए और अगर इसने अगली बार मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं खुद कॉलेज छोड़कर घर आ जाऊंगी और अभी तो जय को माफ कर दो आप। वासु लंबी सांस लेता है और काफी देर तक सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम कह रही हो हयात तो इसे एक बार माफ कर देता है, पर इसे कहना कि तुमसे दूर ही रहे। इतने में जय बोल पड़ता है कि मैं अब हयात से दूर ही रहूंगा, बस आप हयात को इस कॉलेज से मत निकालिए। वासु कहता है कि ठीक है, हयात यही कॉलेज में पढ़ेगी। कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स को भी वासु कहता है कि हयात पर थोड़ा ध्यान देना। कॉलेज के सारे प्रोफेसर वासु से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, हयात को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। वासु अब वहां से घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसके मम्मी पापा उसे अकेले देखते हैं तो पूछते हैं कि हयात कहाँ रह गई, तुम अकेले क्यों आ गए। वासु कहता है कि हयात को मैं कॉलेज से निकाल कर नहीं लाया। वासु के मम्मी पापा पूछते हैं कि क्यों, तुम हयात को वापस वहीं क्यों छोड़ आए, तुमको मैंने बोला था ना हयात को साथ लेकर आना। वासु कहता है कि मैं साथ ही लेकर आ रहा था, पर इतने में वो लड़का जय वहां आ गया और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसने वादा किया है कि अब वो कभी भी हयात को परेशान नहीं करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि हयात को यहीं रहने देता हूँ। इसलिए मैं हयात को वहां पर छोड़कर आ गया हूँ। आप टेंशन मत लो, वो लड़का हयात को कुछ नहीं करेगा। साथ ही कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी मुझसे वादा किया है कि वो हयात का ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे समय बीत जाता है। अब जय एकदम नॉर्मल हो गया था। वो ना ही दादागिरी करता था और ना ही लोगों को परेशान करता था। जय का रुआब एकदम बदल गया था। कॉलेज में हर तरफ शांति रहती थी। जय का यही रुआब देखकर जय के घर वालों को भी अच्छा लगने लगता है। वो जैसा जय को बनाना चाहते थे, जय बिल्कुल वैसा ही बन गया था। पढ़ाई में ध्यान तक देने लगा था। साथ ही उसने अपने दोस्त शेरा और राजा को भी एकदम उसकी तरह बदल दिया था। जय ने हयात को देखना भी बंद कर दिया था। हयात को भी अच्छा लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में उसको बुरा भी लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जय की सारी हंसी मजाक उसने छीन ली हो। जय समय के साथ बदल तो गया था, पर उसका प्यार हयात के लिए अभी मरा नहीं था। उसका प्यार कहीं ना कहीं हयात के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उसे खुद पर इतना विश्वास था कि हयात भी उसे पसंद करने लगेगी। धीरे धीरे समय बदलता गया। थोड़े समय बाद कॉलेज में सीनियर और जूनियर को मिलके एक ग्रुप असाइनमेंट दिया जाता है, जिसमें जय और हयात एक ही ग्रुप में रहते हैं। हयात ग्रुप चेंज करवाने का भी सोचती है, पर फिर वो मन ही मन सोचती है कि जय ने कोई भी गलत हरकत नहीं करी है अभी तक। फिर हयात ग्रुप चेंज करवाने का मूड बदल लेती है। जय को मन ही मन बहुत खुशी भी थी कि किसी बहाने हयात उसके आसपास तो रहेगी। ग्रुप का काम चलता रहता है। इसी बीच हयात जय से बात नहीं करती है। जय भी उससे थोड़ा दूर दूर ही रहता है। एक बार हयात किसी ख्यालों में खोई रहती है और रोड पार कर रही होती है। इतने में कार वाला उसे टक्कर मारकर चला जाता है। हयात को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। कॉलेज के सारे दोस्त अपने असाइनमेंट ग्रुप में बिजी रहते हैं। हयात के पास कोई भी ज्यादा नहीं आता। यही बात उधर जय को पता चलती है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हयात के पास आ जाता है। हयात को जब हॉस्पिटल बेड पर देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हयात जब जय को देखती है तो मन ही मन सोचती है कि मेरे कोई भी दोस्त मुझसे मिलने नहीं आए, सिर्फ अकेला जय ही आया है। जय के प्रति हयात के मन में थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है। जय गेट पर से ही हयात को देखता रहता है। फिर हयात जय को अपनी तरफ बुलाती है। जय हिचकिचाते हुए हयात के पास जाता है। जय जैसे ही हयात के पास पहुंचता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो कहते हैं ना कि जिसे हम चाहते हैं अगर वो सामने आ जाए तो दिल काम करना बंद कर देता है। ठीक वैसा ही जय के साथ हो रहा था। हयात जय का हाथ पकड़ लेती है। हयात जैसे ही जय का हाथ पकड़ती है, वैसे ही जय को अलग सा एहसास होता है, मानो किसी ने जख्मों पर मरहम लगा दिया हो। हयात धीमी आवाज में कहती है, जय तुम्हें अपना कॉलेज छोड़कर मेरे पास नहीं आना चाहिए था। जय फौरन जवाब देता है, कहता है कि मेरे लिए कॉलेज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम हो। तुम पर तो मैं अपनी पूरी जिंदगी वार दूं।
कॉलेज कौन सी ऐसी बड़ी चीज है। जय की ये बातें सुनकर हयात को बहुत खुशी मिलती है। वो जय को कहती है, तुम आए इसके लिए धन्यवाद, पर अब तुम जाओ, तुम्हें कॉलेज पर भी ध्यान देना होगा। जय कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी तब तक मैं हॉस्पिटल से नहीं जाऊंगा। अभी तक हयात के घर वालों को ये खबर नहीं थी कि हयात का एक्सीडेंट हो गया है। जय हयात की पूरी सेवा करता था, उसे खाना अपने हाथों से खिलाता था, दवाई गोली सभी कुछ वो अपने हाथों से टाइम पर देता था। जय कभी कभार ही अपने घर जाता। उसके घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। वो सोचते थे कि आखिरकार जय कहाँ रहता है आजकल। वो जय के दोस्त शेरा और राजा को भी पूछते हैं, पर इन दोनों को भी कोई खबर नहीं थी। फिर जैसे ही शेरा और राजा को पता चलता है कि जय हयात के पास हॉस्पिटल में है, वो दोनों जय के पास चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं जय हयात की देखभाल कर रहा है। इतने में दोनों जय के पास जाते हैं और उसे हयात के पास से उठाकर एक कोने में ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तू क्या कर रहा है? जिस लड़की ने तुझे पूरी कॉलेज के सामने जलील किया, आखिर तू उसी की सेवा करने में लगा है। जय उनको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसे वही ठीक लग रहा था। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं अब वही कर रहा हूँ। इसी बात को लेकर तीनों दोस्तों में झगड़ा हो जाता है और शेरा और राजा दोनों जय से दोस्ती तोड़कर हॉस्पिटल से चले जाते हैं। इधर हयात और जय की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही थी। जय के घर वालों को पता चलता है कि जय के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो आजकल उसी के पास हॉस्पिटल में रहता है। जय का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि जय किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। इतने में सत्या दादा पहचान जाते हैं कि ये तो हयात है। जय की मम्मी दया सत्या दादा से कहती है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो। तब सत्या दादा उसे बताते हैं कि जय ने इसी लड़की को तो अगवा किया था। सभी बातें सुनकर एकदम चौंक जाते हैं। सत्या दादा गुस्से में जय के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कहा था ना इस लड़की से दूर रहना। जय सत्या दादा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसके पास कोई भी नहीं था, इसलिए मैं आया हूँ। सत्या दादा कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, कहीं तुमने ही तो इस बेचारी का एक्सीडेंट नहीं करा। इतने में हयात धीमी आवाज में कहती है, नहीं अंकल, इसमें जय की कोई गलती नहीं है। जय को तो 2 दिन बाद पता चला मेरा एक्सीडेंट हो गया है। सत्या दादा जय को गले लगाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल मुझे ऐसा ही तो जय चाहिए था, जो लोगों की मदद करे, ना कि दादागिरी। जय की माँ दया बहुत खुश हो जाती है। अब जय का पूरा परिवार हयात का ध्यान रखता है। सत्या दादा किसी भी चीज की हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं होने देते। थोड़े समय बाद हयात के घर पता चल जाता है कि हयात का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत भोपाल से लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। लखनऊ पहुंचते ही वो हयात के पास पहुंचते हैं। हयात के पास जय बैठा हुआ रहता है। जय को देखकर वासु गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाता है। वो वासु के पास जाता है और वासु का गिरबान पकड़ लेता है। जैसे ही वासु जय का गिरबान पकड़ता है, वासु के पिताजी कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बेचारे इस लड़के को क्यों मार रहे हो? तब वासु कहता है कि हयात को परेशान करने वाला लड़का जय यही है। इतना सुनते ही वासु के पिताजी उनको भी गुस्सा आ जाता है। वो जय के पास जाते हैं और उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। इतने में हयात जोर से बोल पड़ती है कि तुम सब जय को मारना बंद करो, जय की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। कॉलेज का कोई भी दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया इतने दिनों से। जय ही मेरी देखभाल कर रहा है। अगर वो नहीं रहता तो मुझे अकेले ही हॉस्पिटल में दिन गुजारने पड़ते। वासु भाई, अब जय बिल्कुल बदल गया है। उसने अभी तक मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करी। तुमने उसको बिना जाने ही कैसे मार दिया? उसके पूरे घर वाले मेरा ख्याल रखते हैं। वासु और उसके पिताजी को ये बात सुनकर खुद पे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सोचते हैं कि बिना जाने ही हमने फालतू में जय को कितना गलत समझा। अब दोनों जय से माफी मांगने लगते हैं। जय इतने में बोल पड़ता है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह अगर मैं भी रहता तो मैं भी ऐसा ही करता। इतने में जय के घर वाले आ जाते हैं। जय के घर वालों का रहन सहन एकदम नवाबों की तरह ही था। हयात के घर वाले देखकर एकदम चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने इतने बड़े नवाब के बेटे को मार दिया और उसने हमें कुछ किया भी नहीं। जय अपने घर वालों से हयात के घर वालों को मिलवाता है। इसी दौरान हयात के घर वाले और जय के घर वालों की अच्छी पहचान हो जाती है। जय के घर वाले हयात के घर वालों को अपने घर लेकर जाते हैं। हयात के घर वाले जय का घर देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। हयात का जितना बड़ा घर था, जय के घर उससे ज्यादा तो गाड़ियों की सिर्फ पार्किंग थी।
पार्किंग में अलग अलग गाड़ियां लगाई हुई थी, साथ ही घर में हर जगह नौकर ही नौकर थे। ये सब देखकर हयात के पापा और वासु दोनों को थोड़ा बुरा लगता है। वो जय को अपनी तरफ बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम एक बार और माफी मांगते हैं। जय मुस्कुराते हुए कहता है कि आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगले ही दिन हॉस्पिटल वाले हयात को भी डिस्चार्ज कर देते हैं। हयात की तबीयत लगभग ठीक हो गई थी, पर डॉक्टर्स ने थोड़े वक्त के लिए आराम करने को बोला है। जय के घर वाले हयात के घर वालों से कहते हैं कि जब तक हयात की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक हयात को हमारे घर पर ही ले जाते हैं। हयात के घर वाले भी इस बात के लिए हामी भर देते हैं। इतने में हयात बोल पड़ती है कि मैं हॉस्टल में ही रह लूंगी, वैसे भी आप लोग मेरे कारण बहुत परेशान हो चुके हैं पहले ही। हयात को इतने में जय की मम्मी कहती है कि बेटा, मेरा भी घर पर मन नहीं लगता, इतने बड़े घर में अकेले ही रहती हूँ, तुम थोड़े वक्त साथ रहोगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। हयात के मम्मी पापा भी बोल देते हैं कि हॉस्टल में वैसे भी तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रख पाएगा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक जय के घर पर ही रुको। सबके इतने कहने पर हयात भी जय के घर जाने के लिए राजी हो जाती है। अब हयात के मम्मी पापा भोपाल के लिए निकल जाते हैं और जय के घर वाले हयात के साथ साथ अपने घर आ जाते हैं। हयात भी जय का घर देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है। वो सोच रही होती है, मेरे यहाँ पर जितनी बड़ी कॉलोनी है, इतना बड़ा तो इनका घर है, इतने बड़े घर में भला 4 लोग कैसे रहते होंगे। जय के घर में हर काम के लिए एक नौकर रखा गया है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर सभी लोग खाने के लिए आ जाते हैं। जय की माँ दया जय को कहती है कि तुम हयात को भी बुला कर ले आओ, और जय हयात को बुलाकर ले आता है। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। तभी सत्या दादा सभी नौकरों से कहते हैं कि हयात हमारी बेटी जैसी ही है, सभी लोग इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हयात को अच्छा नहीं लगता, वो इससे पहले कभी अकेले नहीं रही थी। वो जय को अपने पास बुला लेती है। जय और हयात मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। जय का प्यार हयात के लिए बढ़ता जा रहा था, पर हयात अभी भी उसे अपना दोस्त ही मानती थी। हयात की जय के घर वालों से भी अच्छी बनने लगी थी। हयात और जय अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हयात लगभग ठीक हो गई थी और अब हॉस्टल जाने के लिए सोच रही थी। वो जय से कहती है कि मुझे हॉस्टल में जाना है। जय पहले तो हयात को मना कर देता है, कहता है कि तुम यहीं रहो और मेरे साथ ही कॉलेज भी चलना, पर हयात उन पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी। हयात जय को समझाती है। जय हयात को छोड़ने के लिए कॉलेज जाता है। कॉलेज में जय और हयात इन दोनों को साथ में देखकर सारे बच्चे एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। हयात के कुछ दोस्त हयात के पास आते हैं और हयात के हालचाल पूछने लगते हैं। हयात उनको कहती है कि तुम मेरी कैसी दोस्त हो, मुझसे मिलने तुम हॉस्पिटल नहीं आ सकती थी। बेचारे जय को मैं गलत मानती थी, पर उसी ने मेरा आखिरी तक ख्याल रखा है। हयात की दोस्त उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि कॉलेज के असाइनमेंट के चक्कर में हमको टाइम ही नहीं मिल पाया। वो लोग हयात का सामान लेकर रूम में चली जाती हैं। जय भी हयात को छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। हयात की दोस्त लोग उससे पूछती है कि तुमने जय से इतनी अच्छी दोस्ती कब कर ली। फिर हयात अपने दोस्तों को सारी कहानी बताती है। उसके दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तू तो अब जय के घर भी रहकर आ गई है, अब तो तुम एकदम पक्के वाले दोस्त बन गए हो। तुम लोग दोस्त ही हो या और कुछ भी चल रहा है। हयात कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त ही है, मेरा दोस्त ही रहेगा, मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब हयात और जय दोनों कॉलेज में साथ में ही घूमते और साथ में ही रहते थे। दोनों एक दूसरे के बिना कहीं भी नहीं जाते थे। कॉलेज से घर जाने के बाद भी जय हयात से फोन पर घंटों बातें करता। अगर कॉलेज में भी हयात को कोई नजर उठाकर देख लेता तो जय उसे उसी वक्त जवाब दे देता है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट को मन ही मन लग रहा था कि हयात जय की गर्लफ्रेंड बन गई है। सारे कॉलेज ने ये बात मान ली थी, पर वो सब हकीकत से अनजान थे। उनको क्या पता था कि उनकी दोस्ती भी मोहब्बत से कम नहीं है। थोड़े समय बाद हयात का बर्थडे आने वाला था। जय सोचता है कि उसके बर्थडे वाले दिन ही उसे मैं एक बार और प्रपोज करूंगा, शायद अब वो मान जाए। जय ने हयात के बर्थडे के लिए सब कुछ प्लान करके रखा था। जय का इंतजार बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे उसका इंतजार बढ़ने लगा था। आखिरकार हयात का बर्थडे आ ही जाता है। वो हयात को सरप्राइज देना चाहता है।
वो हयात को घुमाने के बहाने कॉलेज से बाहर ले जाता है। थोड़ी देर घूमने के बाद जब हयात को वहाँ वापस कॉलेज में लाता है तो हयात देखती है कि कॉलेज पूरी तरह से सजा हुआ है। पूरे कॉलेज में लाइट ही लाइट है। पूरा कॉलेज चमक रहा था, मानो जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन हो। अपने बिजनेस को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? बिजनेस की परफेक्ट लोकेशन, जैसे स्वर्णिम के हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप जो है 25,000 फैमिलीज वाले बसलिंग कम्युनिटी में, लग्जूरियस एम्बियंस और हर शॉप के लिए ड्राइव थ्रू जैसी टॉप नॉच अमेनिटीज। तो वेट मत करो और स्वर्णिम हाई स्ट्रीट शॉप बाय गंगा रियल्टी में अपनी शॉप बुक करो। कॉल 9990084084। हयात यहाँ सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाती है। कॉलेज के सारे बच्चे आ जाते हैं। हयात की खुशी समा नहीं रही थी। उसके लिए इतना पहले किसी ने नहीं किया था। हयात खुशी से एकदम पागल हो जाती है। वो जय को गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जय, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। जय हयात के मुंह से ये बात सुनकर सोचने लगता है कि अगर मैंने हयात को प्रपोज कर दिया और उसने मुझे मना कर दिया तो हमारी अच्छी दोस्ती भी टूट जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं उसे प्रपोज ना करूं। और जय अपना मूड बदल देता है और हयात को प्रपोज नहीं करता। सभी लोग हयात का बर्थडे मनाते हैं। हयात को जय के घर वाले भी बुलाते हैं। जय के घर पर भी एक अलग सी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। हयात बहुत खुश होती है। उसके लिए सच में किसी ने अभी तक इतना नहीं किया था। सत्या दादा हयात को कहते हैं कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन पे हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम मना तो नहीं करोगी? वादा करो मुझसे। हयात कहती है कि अगर मुझे ठीक लगा तो मैं मना नहीं करूंगी, वरना मैं बहुत ज्यादा महंगी चीज तो आपसे नहीं ले सकती। पहले भी आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। सत्या दादा हयात को कहते हैं कि तुम हमारी बेटी के जैसी हो और तुम हमें अपना मानती हो या नहीं? हयात कहती है अंकल, आप भी मेरे अपने ही हो और मैं अपनों से ज्यादा मानती हूँ आपको। इतने में सत्या दादा कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हयात बहुत देर तक सोचती है और फिर हाँ कर देती है और कहती है चलो ठीक है, अगर इससे आप लोगों को खुशी मिलेगी तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। सत्या दादा और उसकी बीवी हयात की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे अपने कार की पार्किंग में ले जाते हैं। कार की पार्किंग में जब हयात की पट्टी खोलते हैं तो हयात के सामने एक 4 व्हीलर खड़ी रहती है जो कि बहुत महंगी थी। हयात उसे देखते ही मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं इतनी महंगी चीज कभी नहीं ले सकती। सत्या दादा और उसकी बीवी उसे कहते हैं कि तुमने वादा किया था, अब तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हयात कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप मुझे इतनी महंगी चीज दे देंगे। सत्या दादा और उसकी बीवी कहते हैं कि कोई महंगी चीज नहीं है, तुम्हारे आगे तो ये बहुत छोटी रकम है, अब तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं जानते। हयात कहती है ठीक है, मैं ये ले लूंगी, पर ये हमेशा आपके घर पर ही खड़ी रहेगी। जय जब भी कॉलेज आएगा तो वो इसी गाड़ी से आएगा। जय कहता है कि गाड़ी तुम्हें गिफ्ट में मिली है, मुझे नहीं। हयात कहती है कि मेरी गाड़ी पर भी तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि मेरा खुद का, तो इसलिए तुम मेरी गाड़ी से आना, और वैसे भी मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है। जय कहता है ठीक है, रोजाना मैं इसी से आऊंगा। हयात अपने घर पर भी सारी बात बताती है। हयात अपने घर पर भी सारी बातें बताती है। कहती है कि जय ने उसके लिए पूरे कॉलेज को सजाया था और जय के घर वालों ने भी घर पर एक अलग सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और मुझे गिफ्ट में एक 4 व्हीलर कार गिफ्ट करी और मुझे गिफ्ट में 4 व्हीलर दे दी। हयात के मम्मी पापा कहते हैं कि तुमने इतनी महंगी गिफ्ट क्यों ली? हयात कहती है कि मेरे लाख मना करने पर भी उसके घर वाले माने ही नहीं, उन्होंने जबरदस्ती मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी। हयात का मन घर जाने का हो रहा था। वो जय को ये बात बताती है। जय कहता है कि क्यों ना तुम्हारी ही गाड़ी से हम तुम्हारे घर चले, घर वालों को गाड़ी भी दिखा देना और साथ ही में मैं तुम्हारा घर भी दिखाऊंगा। हयात जय को अपने घर ले जाने में थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि जय का घर बहुत बड़ा है और हयात का घर बहुत ही छोटा है। न जाने जय वहां पर रह भी पाएगा या नहीं, इसी बात को वो सोचती रहती है। इतने में जय वापस हयात से बोलने लगता है कि कहाँ खो गई तुम? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे तुम्हारे घर चलना है। हयात कहती है कि तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आएगा, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। जय कहता है कि तुम्हारा घर मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, तुम भी तो वहीं रहती हो ना, और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और अपन दोनों तुम्हारी ही गाड़ी से चलेंगे। तो अपने घर वालों को अभी बताना मत, हम लोग वहां जाकर सरप्राइज देंगे। जय अपनी बात हयात से मनवा लेता है। जय अपने घर वालों को बताता है। वो कहता है कि मैं और हयात उसके घर जा रहे हैं।
सत्या दादा कहते हैं कि तुम 2 ही लोग क्यों जा रहे हो, हम भी कभी भोपाल नहीं गए, एक काम करते हैं अपन सभी चलते हैं। जय हयात से कहता है उसके घर वाले सभी जा रहे हैं, वो भी भोपाल घूमना चाहते हैं। हयात कहती है सबको ले जाने की क्या जरूरत है। जय कहता है कि तुम चिंता मत करो, सबको तुम्हारा घर पसंद आएगा। अब सभी पैकिंग करके भोपाल के लिए निकल जाते हैं। भोपाल जाते जाते वो कई जगहों पर रुकते हुए जाते हैं और घूमते हुए जाते हैं। जय और हयात, इन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अभी सभी लोग भोपाल पहुंचते हैं। भोपाल में हयात के घर के पास जाते हैं। हयात की कॉलोनी वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर सोच में पड़ जाते हैं और जैसे ही गाड़ी से हयात उतरती है तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे ही हयात के घर वाले बाहर निकलते हैं तो वहां जय के घर वालों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जय के पिताजी और हयात के पिताजी दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। पूरी कॉलोनी वाले उनको ही देखते रहते हैं, सोचते हैं कि आज से पहले तो हमने इनके ऐसे रिश्तेदारों को कभी नहीं देखा। हयात के घर वाले कहते हैं तुम लोग बिना बताए आ गए। फिर जय के घर वाले कहते हैं कि हयात और जय आने वाले थे तो हमने सोचा कि हम भी भोपाल घूम लेंगे और तुम लोगों को सरप्राइज देना था और इसीलिए हमने किसी को भी कुछ नहीं बताया। जय के बड़े भाई वीर और हयात के भाई वासु की दोस्ती पहले ही अच्छी हो गई थी तो इसलिए दोनों साथ में ही घूमते थे। हयात के घर वालों को थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। हयात के घर वालों को थोड़ी हिचकिचाहट होती है। वो मन ही मन सोचते हैं कि इतने बड़े लोग अपने घर आए हैं और अपना घर तो बहुत छोटा है। पर जय और उनके घर वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो तो बहुत खुश हो रहे हैं। हयात के पिताजी जय के पिताजी को कॉलोनी घुमाने के लिए ले जाते हैं। सभी कॉलोनी के लोगों से मिलवाते हैं। कॉलोनी के लोग भी हयात के पिताजी से पूछते हैं कि आज से पहले तो हमने कभी आपके इन रिश्तेदारों को नहीं देखा। हयात के पिताजी बताते हैं कि हयात के दोस्त के पिताजी हैं और लखनऊ के बहुत बड़े नवाब हैं। पूरे लखनऊ पर इनका ही राज है। कॉलोनी वाले ये बात सुनकर एकदम चौंक जाते हैं और सभी लोग बारी बारी से हयात के पिताजी को कहते हैं कि हमारे घर पर भी तुम्हारे इन रिश्तेदारों को लेकर जरूर आना, कुछ सेवा का मौका हमें भी दो। हयात के पिताजी और सत्या दादा मुस्कुराकर कहते हैं बिल्कुल, सभी के घर पर आएंगे और वैसे भी हम तो भोपाल घूमने के लिए ही आए हैं। इधर जय हयात को कहता है कि क्यों ना शाम में भोपाल के तालाब को घूमा जाए। मैंने भोपाल के तालाब के बारे में बहुत सुना है। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। हयात कहती है कि बिल्कुल, आज शाम सभी साथ में चलते हैं तालाब घूमने के लिए। बहुत बड़ा तालाब है और काफी फेमस भी है, तो वहाँ से आने का तुम्हारा मन नहीं होगा। सभी लोग भोपाल का तालाब घूमने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं। वहीं जय और हयात एक गाड़ी में रहते हैं। जय मन ही मन सोचता है कि क्यों ना हयात को दिल की बात बोल दी जाए, पर जय बोल नहीं पाता। हयात के मन में अभी भी जय के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हयात जय को एक अच्छा दोस्त मानती है। जय हयात से पूछता है क्यों, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ? हयात जय को ठोकते हुए कहती है तुम ऐसी फालतू बातें मेरे सामने मत किया करो। प्यार मोहब्बत ऐसी कोई भी चीज उस दुनिया में नहीं है। जय मन ही मन सोचता है कि हयात को प्यार शब्द से इतनी नफरत क्यों है। जय बार बार उससे पूछने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें प्यार हुआ है या नहीं? हयात कहती है कि तुम हकीकत सुन नहीं पाओगे, इससे अच्छा है कि गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। जय को बात हजम नहीं होती है और सोचने लगता है कि ऐसी भी कौन सी बात है जो मैं सुन नहीं सकता। जय हयात को कहता है कि तुम्हारा कोई अभी बॉयफ्रेंड है? हयात जय को कहती है कि तुम कैसी फालतू बात कर रहे हो, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुमसे उसे मिलवाती नहीं क्या? मेरा ना ही कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मुझे कोई बॉयफ्रेंड बनाना है। जय को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, मानो उसके सारे ख्वाब एक ही बार में टूट गए हों। इधर एक गाड़ी में जय की माँ और हयात की माँ और गाड़ी को वीर चला रहा था। जय की माँ हयात की माँ से कहती है कि हमें वीर की भी शादी करना है, कोई अच्छी सी लड़की तुम्हारी नजर में हो तो बताना। हयात की माँ कहती है हमारी नजर में भला आपकी बराबरी के लोग बाग कहाँ हैं? आप इतने ऊंचे खानदान से हो तो आप बहू भी ऊंची खानदान वाली ही लाओगे ना। जय की माँ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़की के गुण अच्छे होने चाहिए। कोई लड़की तुम्हारी नजर में हो तो बताना, लड़की बिल्कुल अपनी हयात जैसी होनी चाहिए। हयात की माँ कहती है कि हमारी नजर में कोई होगी तो जरूर बताऊंगी। इतने में वीर बोल पड़ता है, मेरी इतनी जल्दी शादी करवा कर आप क्या करोगे? जय और मेरी साथ में ही शादी करवाना। जय की माँ कहती है अभी जय की पढ़ाई चल रही है, ऐसे में जय की शादी को तो बहुत टाइम लगेगा।
वीर कहता है ठीक है, अब आपको जैसा अच्छा लगे। अब सभी लोग तालाब पहुंचते हैं और तालाब घूमने लगते हैं, पर जय का घूमने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। वो हयात के मन में जो बातें छुपी हैं उन्हें जानने की कोशिश में लगा है। सभी लोग घूम रहे होते हैं, वहीं एक लड़का और एक लड़की साथ घूम रहे थे। हयात को उसे देखकर आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो आंसू को छुपाने की कोशिश करती है, पर जय वो देख लेता है। जय उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम रोने क्यों लग गई हो। हयात बहाना बनाने लगती है, कहती है कि आंख में कुछ चला गया है, इसी कारण आंख से पानी निकल रहा है। पर जय समझ गया है कि हयात कहीं ना कहीं उसे झूठ बोल रही है। जय हयात को लेकर उस लड़के की तरफ जाता है, तो हयात रास्ता बदल देती है और कहने लगती है कि आगे वैसे भी कुछ घूमने लायक नहीं है, अब हमें वापस चलना चाहिए। सभी लोग अब वापस घर की तरफ चल देते हैं। जय और हयात एक ही गाड़ी में रहते हैं। जय उससे पूछने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम उस लड़की को देखकर रोने क्यों लग गई थी, बताओ। हयात बहाना बनाती है और कहती है कि कौन सा लड़का, तुम किस लड़के की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ, मेरी आंख में कुछ कचरा चला गया था, इसी कारण तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं रो रही हूँ, और भला मैं क्यों किसी लड़के को देखकर रोने लगूंगी। मैंने उस लड़के को तो पहली बार देखा है, मैं जानती भी नहीं हूँ कौन है। हयात की झूठी बातों में जय को विश्वास नहीं होता। उसे मन ही मन लगता है कि हयात सच छुपाने की कोशिश कर रही है। सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। खाना खाने के बाद कॉलोनी वालों के घर पर जाते हैं। सभी कॉलोनी वाले सत्या दादा और उनके पूरे परिवार का अच्छे से खातिरदारी करते हैं। सत्या दादा और उनके पूरे परिवार को भोपाल में अपनापन लगता है। उन्हें इससे पहले कभी इतनी खातिरदारी नहीं मिली थी। वो बहुत खुश हो जाते हैं और हयात के घर वालों को शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने हमारी बहुत खातिरदारी करी, आपका दिल बहुत बड़ा है। अब सभी सोने की तैयारी करने लगते हैं। जय हयात से जानने की पूरी कोशिश करने लगता है। वो बार बार हयात से पूछने लगता है, पर हयात उसे कुछ भी नहीं बताती। अब सवेरे होते ही सभी लखनऊ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हयात के पिताजी सत्या दादा को बहुत रोकते हैं, कहते हैं कि अभी तो भोपाल में बहुत कुछ घूमना बाकी रह गया है, 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद चले जाइएगा। सत्या दादा कहते हैं कि अब कभी और आएंगे, घर जाकर काम भी संभालना है। हयात का थोड़े दिन घर पर ही रुकने का मन करता है। वो सबको कहती है कि मैं अभी भोपाल में ही रुकूंगी, आप सभी चले जाइए। जय कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ, पर हयात कहती है कि मैं थोड़ा लंबा रुकूंगी। वैसे भी तुम्हारी कॉलेज मेरी वजह से बहुत बंक हो चुकी है, अब तुम्हें थोड़ा कॉलेज पर भी ध्यान देना चाहिए, एग्जाम आने वाली है और इस बार तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास होना है। जय और जय का पूरा परिवार अब लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। इधर हयात के घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा था, उनका घर एकदम खाली खाली सा लग रहा था। जय का भी हयात के बिना मन नहीं लगता। जय लखनऊ पहुंचते ही हयात को फोन लगाता है। दोनों घंटों बातें करा करते हैं, दोनों का मन नहीं लगता एक दूसरे के बिना। जय ने हयात से बात जानने के लिए ठान लिया था। वो बार बार हयात से वही बात पूछ रहा था। अब हयात कहती है कि जब मैं लखनऊ आऊंगी तब तुम्हें सारी बात बता दूंगी, पर तब तक मुझसे अब कुछ भी सवाल तुम नहीं पूछोगे। अब जय हयात के आने का इंतजार करने लगा था। जय का इंतजार बढ़ता ही जा रहा था, उसके अंदर की बेचैनी भी बढ़ रही थी। अब जय हयात को जल्द से जल्द भोपाल से लखनऊ बुलाने की कोशिश करता है, पर हयात का मन बिल्कुल भी आने का नहीं हो रहा था। जय कहता है कि अगर तुम जल्दी नहीं आओगी तो मैं भोपाल आ जाऊंगा वापस तुमको लेने के लिए। हयात कहती है कि तुमको आने की कोई जरूरत नहीं है, अगले हफ्ते मैं आने ही वाली हूँ, थोड़ा और इंतजार कर लो। जय का इंतजार और भी बढ़ने वाला है। उसे कैसे भी हयात के दिल की बात जाननी थी और जय को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया था। आज हयात आने वाली है। जय उसे लेने के लिए सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। अब जय इंतजार बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। हयात जैसे ही आती है वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी में ही उससे हकीकत पूछने लगता है। हयात उससे कहती है अभी तो मैं आई हूँ, थोड़ा सब्र करो, सब बता दूंगी। अब जय हयात को कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ता है। अगले ही दिन जय कॉलेज आता है और कॉलेज के बाद जय हयात को उसकी गाड़ी में बिठाकर कॉलेज से बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। हयात को कहता है कि अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, क्या बात है उस दिन तुम उस लड़की को देखकर क्यों रोने लग गई। हयात कहती है कि तुम सच सुन नहीं पाओगे।
जय कहता है कि तुम बताओ तो सही, मैं सब सुन लूंगा। आखिरकार तुम बताना ही नहीं चाहती। मैं तुमसे कब से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी इसी बात ने मेरी रात की नींद उड़ा रखी है। अब हयात जय को कहती है कि उस लड़के का नाम दीपक था और उसे सब प्यार से दीपू कहते हैं और वो मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है। जब जय ये बातें सुनता है तो वो चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में? हयात कहती है, हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है, पर अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। जय कहता है कि मुझे पूरी कहानी सुनाओ, तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों अलग अलग हो गए? हयात कहती है, सुनो। ये बात लगभग 5 साल पुरानी थी, जब हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दीपू पढ़ने में बहुत होशियार था। दीपू एक अच्छे खानदान से था, उसके पापा भी अच्छे बिजनेसमैन हैं और दीपू एक लौता ही है। दीपू की माँ दीपू पर जान देती है। मैंने उन्हीं दिनों स्कूल में नया नया एडमिशन लिया था। पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी, लगभग दीपू और मेरी रैंक सेम ही लगती थी। दीपू ने कभी मेरे से आगे रहकर बात नहीं करी थी। वो मुझसे हमेशा जलता रहता था क्योंकि वो रात दिन पढ़ता था, तब जाकर उसकी रैंक लगती थी और मैं रात दिन मस्ती करती रहती थी, फिर भी मेरी रैंक लग जाती थी। हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर भी लड़ाई होने लगती थी। दीपू के पिताजी दीपू पर बहुत नाज करते थे क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट रैंक लाता था, पर जब से मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था तब से दीपू की फर्स्ट रैंक कभी नहीं आई थी। दीपू ने मेरे से आगे निकलने के हर रास्ते अपना लिए थे और वो मुझसे कभी आगे नहीं हो पा रहा था। फिर एक बार उसके मन में न जाने क्या बात आई, वो आगे रहकर मेरे पास आया और मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुझे बहुत अजीब लगा, जो बंदा हमेशा मेरे से लड़ते रहता है वो मेरे से दोस्ती क्यों करना चाह रहा था। उसकी मैं चालाकी समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी दोस्ती कर लेती हूँ। दीपू रात दिन मेरे साथ रहता, उसकी और मेरी दोस्ती भी बिल्कुल अपने जैसे हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के बिना कहीं भी नहीं जाते थे। उसने भी मेरे बर्थडे पर मेरे लिए बहुत कुछ किया था। उसने मेरे बर्थडे वाले दिन ही मुझे प्रपोज किया। मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई। अब हम दोनों की दोस्ती रिलेशनशिप में तब्दील हो गई थी। वो मुझ पर जान देने लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि उसका प्यार सिर्फ दिखावटी है। इतने में जय बोल पड़ता है, दिखावटी मतलब? वो तुमसे प्यार करने लगा था ना? हयात कहती है कि तुम पूरी बात तो सुनो, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा मुझे प्यार से इतनी नफरत क्यों है आखिर। जय कहता है, ठीक है, तुम सुनाओ। अब मैं और दीपू साथ साथ रहते थे और साथ ही में घूमते थे। मैं उसकी मोहब्बत में एकदम पागल सी हो गई थी। मैं उससे एक दिन भी नहीं मिलती या बात नहीं करती तो मेरा दिन नहीं ढलता था। उसकी मोहब्बत कब मेरी आदत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। रात दिन उसके ख्यालों में खोई रहती थी। उसके साथ घूमना फिरना, उसके साथ रहना, मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता था। मैंने एकदम पढ़ाई को छोड़ ही दिया था। 10th की एग्जाम आने वाली थी और 10th बोर्ड भी थी, फिर भी मुझे पढ़ने का ध्यान ही नहीं था। दीपू के प्यार में जैसे मैं पढ़ाई को एक तरफ ही छोड़ दिया था और वो भी मुझे किताबों से दूर ही रखता था। एग्जाम आ गई थी और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और दीपू न जाने एग्जाम की कब पूरी तैयारी कर ली। एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आया तो दीपू पहले जैसे ही फर्स्ट रैंक पर आता है और मैं फर्स्ट रैंक से डायरेक्ट लास्ट पर आ गई। यहाँ तक कि मुझे एक सब्जेक्ट में ग्रेस देकर पास किया गया, पर तब भी मैं दीपू की फर्स्ट रैंक देखकर ही खुश हो जाती। मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरी तो लास्ट रैंक है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस दीपू के साथ ही लगी थी। घर वालों को मेरा रिजल्ट पता चलता है तो वो भी मुझे बहुत चिल्लाते हैं। उनको पता नहीं था कि मैं दीपू के साथ रिलेशनशिप में थी। वासु भैया को मेरा लास्ट रैंक पर आना बहुत अखरा। वो पता करने में लग जाते हैं कि मेरी लास्ट रैंक क्यों आई। फिर तब जाकर उनको दीपू और मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अगले दिन वासु भैया इतने सारे घर वालों को सब कुछ बता देते हैं। घर वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं दीपू से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। घर वालों ने मुझे बहुत समझाया पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दीपू के कारण मैंने घर वालों से भी लड़ाई कर ली थी। कहते हैं ना, इश्क लोगों को पागल कर देता है। बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी मेरी। घर वाले मुझे समझा समझा कर थक गए थे पर मैं दीपू को छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। मैं दीपू में खोने लगी। मुझे दुनिया में दीपू के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। पूरी तरह से मैं दीपू में पागल हो गई थी। अब 12th की भी एग्जाम हुई, उसका भी रिजल्ट आया। उसमें भी मैंने जैसे तैसे 12th पास की थी। फिर मैंने दीपू को बोला कि अब 12th हो गई है तो कहीं साथ में ही कॉलेज लेते हैं। दीपू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। मैं उसकी ये बात सुनकर सदमे में चली गई। मैंने उससे पूछा, तुम क्या बोल रहे हो?
उसने बताया कि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास किया है, मुझे तुम्हारे से कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम हमेशा मेरे से आगे रैंक ले आती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया ताकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हट जाए और मैं हमेशा की तरह अव्वल आऊं। मैंने दीपू से कहा, तुम मजाक कर रहे हो? हमारा 2 साल का रिलेशनशिप है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने मेरे साथ टाइम पास किया? दीपू कहता है कि कैसा रिलेशनशिप, मेरी तो पहले ही सगाई हो चुकी है, मेरी शादी उसी से होगी, इससे अच्छा है कि तुम मुझे भूल जाओ। उसकी सगाई की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अपना काम निकालने के लिए इस हद तक गिर सकता है। मैं दीपू के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और प्यार की भीख मांगने लगी। फिर भी दीपू ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे धक्का देकर वहां से चला गया। मैं रोती रही पर उसने मुझे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी। मैं रोते रोते स्कूल के कंपाउंड में ही बेहोश होकर गिर गई। मुझे स्कूल वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। घर वालों को मेरी ऐसी हालत के बारे में पता चला। वो आए और मुझसे पूछने लगी कि क्या हो गया था। मेरी उनसे नजरें मिलाने की अब हिम्मत भी नहीं थी। मैं उनके सामने बोलती भी तो क्या, क्योंकि घर वालों ने तो मुझे बहुत समझाया था। वो कहते भी थे कि दीपू मेरे लिए अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। घर वाले बार बार पूछने लगे थे। फिर मैंने वासु भाई को अपने पास बुलाया और सारी बात बताई। वासु भाई ने मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और कहने लगे कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मम्मी पापा को भी सारी बात बताई। मम्मी पापा ने भी मुझे माफ कर दिया था। कहते हैं ना कि जो अपने होते हैं वो बड़ी से बड़ी गलतियां भी माफ कर देते हैं। मुझे दिल से बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने दीपू के कारण घर वालों से लड़ाई की थी और घर वालों ने मुझे उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। पापा की पहचान लखनऊ यूनिवर्सिटी में थी तो उन्होंने मेरा एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में करा दिया। अब तुम ही बताओ जय, कैसे किसी पर विश्वास किया जाए? मैंने उसे बहुत दिल से चाहा था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब मेरा तो दुनिया पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए मुझे प्यार शब्द से नफरत है। हयात जय को कहती है कि तुम ही बताओ जय, ऐसे में मैं कैसे दुनिया पर विश्वास करूं? जय उसकी पूरी कहानी सुनकर एकदम सुनसान हो गया था, जैसे उसके अंदर से कोई आवाज ही नहीं निकल रही हो। जय चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतने में हयात बोल पड़ती है, तुमने मेरी कहानी तो पूरी सुन ली, तुम भी सुनाओ, तुम्हारा भी कुछ किस्सा तो होगा ऐसा। जय हिचकिचाते हुए कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी किस्सा नहीं है। जय की बातों में झूठ साफ झलक रहा था और झूठ हयात ने पकड़ लिया। हयात कहने लगी कि तुम झूठ कब से बोलने लग गए मेरे से? जय कहता है कि अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है, किसी दिन वक्त मिलेगा तो मैं अपनी कहानी बताऊंगा, पर मेरा इश्क पर से कभी भरोसा नहीं उठा अभी तक। जरूरी थोड़ी होता है कि हर इंसान पहले जैसा ही हो। हयात कहती है, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जय कहता है, चलो टाइम बहुत हो गया है, अब तुम्हें कॉलेज छोड़कर मैं घर निकलता हूँ, दोनों कॉलेज की तरफ चल देते हैं। हयात कहती है कि ऐसी कौन सी बात है, मुझे बताओ तो, तुमने भी प्यार व्यार किया है क्या जय? जय कहता है कि हाँ, मेरी भी कुछ तुम्हारी जैसी कहानी है, जिस दिन भी फुर्सत मिलेगी उस दिन तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। अब जय हयात को हॉस्टल छोड़कर अपने घर चला जाता है। जय हयात फोन पर बातें कर रहे होते हैं। हयात के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है। हयात जय को होल्ड पर रखकर फोन उठाकर बात करती है। फोन से आवाज आती है, हेलो, मैं दीपू बोल रहा हूँ। हयात दीपू की बात सुनकर एकदम पागल सी हो जाती है। कहते हैं ना कि जिससे पहली मोहब्बत हुई हो, अगर उसकी आवाज भी सुन लो तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ठीक वैसा ही हयात के साथ हो रहा था। हयात कहती है, मुझे सुनाई नहीं दिया, कौन बोल रहे हो? फिर एक बार फोन से आवाज आती है, मैं दीपू बोल रहा हूँ। हयात कहती है, कौन दीपू? मैं नहीं पहचानती। दीपू कहता है, अब तुम मुझे भूलने का नाटक मत ही करो, मैं जानता हूँ तुम मुझे पहचान गई हो, फिर भी मेरे सामने ऐसा बोल रही हो। हयात कहती है, तुमने फोन किस लिए लगाया ये बताओ। दीपू कहता है, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम भोपाल आई थी और तुमने मुझे देख भी लिया था, फिर भी तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? हयात कहती है, तुमसे मिलकर भला मैं क्या करती? तुमने जाते जाते एक बार भी मुड़कर देखा? और तुमसे मिलने में किस हक से आती? दीपू कहता है कि वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जिसके साथ तुम घूम रही थी? हयात कहती है, तुमको क्या लेना देना है? मेरी जिंदगी मैं मन चाहे वो करूं, तुम बोलने वाले होते कौन हो?
दीपू कहता है कि बस मैं तो पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उसके साथ दिखी तो मुझे लगा बॉयफ्रेंड ही होगा। हयात कहती है मेरा वो अच्छा दोस्त है, वैसे भी मैंने मोहब्बत करना छोड़ दी है जब से अपनों ने औकात दिखाई है। दीपू कहता है मुझे माफ करना, मैं उस टाइम पर तुम्हारी कदर नहीं समझ पाया, बस मैं तुम्हें पीछे छोड़ने की होड़ में लग गया था और अब मुझे पछतावा होता है तुम्हें खोकर। हयात कहती है तुम्हें पछतावा क्यों होगा, तुमने तो अच्छी शादी कर ली है और तुम्हें क्या कमी है। दीपू कहता है कि शादी करने के बाद भी उस रिश्ते में प्यार की जरूरत होती है जो कि हमारे रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं है। हयात हंसते हुए कहती है तुम्हारे लिए तो प्यार एक खेल है। और हयात कहती है कि आज के बाद मुझे फोन मत लगाना, तुम्हारे नाम से मुझे नफरत हो गई है। ये कह के वो फोन काट देती है। जय अभी तक होल्ड पर ही था। जय पूछता है कि इतनी रात को तुम्हारे पास किसका फोन आ गया था। हयात एकदम धीमी आवाज में कहती है किसी का भी नहीं, एक दोस्त था। जय समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि हयात मुझसे झूठ मत बोलो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, बताओ मुझे क्या हुआ। फिर हयात कहती है कि उस दीपू का ही फोन था। जय कहता है उसने तुम्हें इस वक्त फोन किया, क्यों। हयात जय को कहती है कि वो बोल रहा था कि क्या नया बॉयफ्रेंड बना लिया है मैंने, न जाने उसे मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है, मैं जो मर्जी चाहे मैं वो करूं, वो कौन होता है पूछने वाला। मैंने उसे साफ साफ बोल दिया है कि आज के बाद वो मुझे कॉल ना करे। जय का ये सारी बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया था। अब वो हयात से कहता है कि तुम सो जाओ, समय बहुत हो गया है। जय हयात का फोन रखते ही गाड़ी बाहर निकालता है और भोपाल के लिए निकल पड़ता है। घर में किसी को पता ही नहीं। जब जय के घर वाले सुबह उठते हैं तो जय की माँ दया जय के रूम में जाती है, पर जय वहाँ पर नहीं था। वो जय को फोन भी लगाती है पर जय का फोन बंद बताता है। वो लोग हयात को फोन लगाते हैं। हयात से पूछते हैं कि जय तुम्हारे पास है। हयात कहती है इतनी सुबह सुबह जय मेरे पास कैसे हो सकता है, कल नाइट में ही तो मुझसे बात कर रहा था, उस टाइम पर तो वो घर पर ही था, अचानक बिना बताए कहाँ चला गया। जय की माँ दया कहती है हमको भी नहीं पता और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, हमें तो बहुत चिंता होने लगी है, आज से पहले कभी जय ने ऐसा नहीं किया है। हयात कहती है चलो मैं पता करने की कोशिश करती हूँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं बताऊंगी। हयात ने पूरे कॉलेज का कैंपस देख लिया पर जय का कोई अता पता नहीं। इधर जय के घर वालों ने भी जय को हर जगह ढूंढ लिया पर जय का कोई पता नहीं चल रहा था। उसके घर वालों की चिंता अब बढ़ने लगी। घर वालों ने सभी रिश्तेदारों को फोन लगाकर पूछ लिया पर जय कहीं भी नहीं गया था। अब हयात जय के करीबी दोस्त शेरा और राजा के पास जाती है। शेरा और राजा हयात को देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं क्योंकि हयात की वजह से ही इन तीनों की दोस्ती टूट गई थी। वो दोनों हयात से गुस्से में पूछते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो। हयात कहती है क्या जय आया है तुम्हारे पास। शेरा और राज कहते हैं कि जय हमारे पास क्यों आएगा, हमारी और उसकी दोस्ती तो कब की टूट गई, तुम्हें पता नहीं क्या। हयात कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारी दोस्ती टूट गई, पर मुझे ऐसा लग रहा था तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ है क्या जो तुम लोगों ने दोस्ती तोड़ दी। राजा और शेरा कहते हैं कि जाकर ने जय से ही पूछना कि क्या हो गया था। हयात कहती है जय कल रात से घर पर नहीं है और ना ही उसका फोन लग रहा है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, उसके घर वालों को भी। शेरा और राजा दोनों सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जय ने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया था। शेरा और राजा की भी चिंता बढ़ने लगती है। बोलते हैं ना दोस्ती में कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए पर दोस्त एक दूसरे को कभी मुसीबत में नहीं देख सकते। शेरा और राजा दोनों हयात से पूछते हैं तुम्हारी आखिरी क्या बात हुई थी, हमें बताओ। हयात बताती है कि मेरी और उसकी दीपू को लेकर बात हुई थी। शेरा और राजा पूछते हैं कि ये दीपू कौन है। हयात कहती है अब तुम्हें वापस कहानी सुनाने लगूंगी तो यही रात हो जाएगी, तुम ये जान लो कि दीपू भोपाल में रहता है और मेरा स्कूल का दोस्त है। शेरा और राजा जय की हर बात से वाकिफ है। वो समझ गए थे कि जय हो ना हो भोपाल गया होगा। वो हयात को कहते हैं तुम जाओ, जय को हम ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। हयात जय के घर वालों को फोन लगाकर कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसके दोस्तों ने बोला है कि वो जय को ढूंढ लेंगे। इधर जय भोपाल पहुंच जाता है और उसे दीपू का पता मालूम नहीं था। वो सीधे हयात के स्कूल में जाता है और वहाँ से दीपू का पता निकलवाता है। इधर शेरा और राजा दोनों जय को ढूंढने के लिए भोपाल निकल पड़ते हैं। भोपाल उनके लिए एकदम नया है और न ही उनकी कोई जान पहचान है, फिर भी वो अपने दोस्त के लिए भोपाल के लिए निकल पड़ते हैं। शेरा और राजा के लिए भोपाल एकदम नया था, फिर भी वो अपने दोस्त के लिए वहाँ तक पहुँच गए। इधर जय के घर वालों की चिंता बढ़ने लगी थी।
जय बिना बताए ऐसे पहली बार कहीं गायब हो गया था। जय के बड़े भाई वीर पुलिस स्टेशन जाकर जय के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब पुलिस भी जय को ढूंढने में लग गई थी। पुलिस वालों ने पूरा लखनऊ शहर का चप्पा चप्पा देख लिया था, पर जय का उन्हें कोई पता नहीं चल पा रहा था। हयात ये सारी बातें अपने भाई वासु को फोन लगाकर बता देती है। वासु भी गंभीर सोच में पड़ जाता है कि जय जैसा लड़का बिना बताए आखिरकार कहाँ गायब हो सकता है। जय दीपू का पता लेकर दीपू के घर पहुंच जाता है, पर दीपू तो घर पर नहीं था। वो उसके घर वालों से पूछता है कि दीपू कहाँ है। दीपू के घर वाले कहते हैं कि वो तो अपने ऑफिस गया है। और तुम हो कौन? आज से पहले तो कभी तुम्हें नहीं देखा हमने। जय कहता है कि मुझे दीपू के ऑफिस का पता दे दो, मैं दीपू का दोस्त हूँ और बहुत दूर से आया हूँ उससे मिलने। दीपू के घर वाले जय को दीपू का पता दे देते हैं। अब जय दीपू को मिलने जा रहा होता है कि उसकी गाड़ी के सामने हयात के भाई वासु आ जाते हैं। जय गाड़ी से नहीं उतरता और गाड़ी को दूसरे रास्ते से मोड़कर निकल जाता है, पर वासु जय की गाड़ी को पहचान जाता है। उसको बात कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार जय भोपाल में क्या कर रहा है। वो तुरंत ही हयात को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे अभी अभी जय की गाड़ी यहाँ पर दिखी है। मुझे लगता है कि जय बिना बताए भोपाल आया है। हयात सोचने लगती है कि जय भला भोपाल क्यों जाएगा। फिर उसको याद आता है कि कहीं वो दीपू के पास तो नहीं गया होगा। वो अपने भाई वासु को कहती है कि भाई ये बात तुम जय के घर वालों को मत बताना, वरना वो फालतू में चिंता करेंगे कि जय बिना बताए भोपाल चला गया है। उसके पूरे घर वाले भोपाल पहुंच जाएंगे। जैसे ही जय भोपाल से लौटकर आएगा मैं उससे पूछूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी कि वहाँ भोपाल क्यों गया था। इधर जय के घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। पूरा दिन गुजर गया था पर जय की कोई खबर नहीं थी। सभी लोग हताश और निराश हो गए थे। इधर हयात के पास शेरा का फोन आता है और वो दीपू के घर का पता पूछने लगता है। हयात कहती है कि तुम लोग भोपाल कब पहुंच गए और तुमको कैसे पता कि जय भोपाल में ही होगा। शेरा कहता है कि हम जय के साथ बहुत दिनों से हैं, हमको पता है कि जय कहाँ जा सकता है। खैर तुम वो सब बातें छोड़ो और मुझे दीपू का पता बता दो। हयात उन लोगों को दीपू के घर का पता बता देती है। अब शेरा और राजा भी दीपू के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पूछने लगते हैं कि जय कहाँ पर है। दीपू के घर वाले पूछते हैं कि जय कौन है, हम किसी जय को नहीं जानते और ना ही वो यहाँ रहता है। शेरा और राजा कहते हैं कि क्या ये दीपू का ही घर है। दीपू के पिताजी कहते हैं हाँ, पर तुम लोग कौन हो। शेरा और राजा कहते हैं कि दीपू से मिलने कोई लड़का आया होगा, वो लड़का कहाँ गया है। दीपू के पिताजी कहते हैं हाँ, एक लड़का थोड़ी देर पहले आया तो था दीपू से मिलने, वो दीपू के ऑफिस का पता लेकर दीपू के ऑफिस गया है, पर तुम लोग कौन हो। शेरा और राजा कहते हैं कि हम जय के दोस्त हैं, अब जल्दी से हमें दीपू के ऑफिस का पता दो। दीपू के पिताजी कहते हैं कि सब खैरियत तो है ना, क्या दीपू ने कुछ किया है जो सभी लोग दीपू के ऑफिस का पता मांग रहे हैं। शेरा और राजा कहते हैं कि फालतू की बातें मत करो और चुपचाप दीपू के ऑफिस का पता दो, वरना तुम्हारा बेटा आज तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। दीपू के पिता ये बात सुनकर एकदम चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हो। शेरा और राजा कहते हैं कि हम तो तुम्हारे बेटे को बचाने जा रहे हैं, करने तो वो आया है जिसको तुमने हमसे पहले उसका एड्रेस बताया है। अब तुम पता देने में जितनी देर करोगे उतनी ही देर हमें वहाँ पहुँचने में लगेगी। इससे अच्छा है कि तुम हमें जल्दी से जल्दी पता दो। दीपू के पिताजी दीपू की ऑफिस का पता दे देते हैं। इधर जय दीपू की ऑफिस पहुँच गया था। वो बिना किसी के परमिशन के दीपू के ऑफिस में घुस जाता है। जय दीपू को पहचान जाता है और दीपू भी जय को पहचान जाता है। दीपू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की। जय दीपू के पास जाता है और कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़कर ऑफिस के बाहर ले आता है और दीपू को मारने लगता है। कहता है कि तुम हयात को फोन लगाने वाले होते कौन हो, तुमने हयात के साथ बहुत गलत किया है। ऑफिस के सारे स्टाफ लोग जय को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर जय रुकता ही नहीं। जय दीपू को मारते जाता है। इतने में ऑफिस में शेरा और राजा दोनों पहुंच जाते हैं। शेरा और राजा जय को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, तू इस बेचारे बंदे को क्यों मार रहा है। जय कहता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, और ये कोई बेचारा नहीं है, इसने हयात के साथ बहुत गलत किया है। हयात जैसी लड़की के साथ भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। शेरा और राजा दोनों जय को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि हयात हमारे पास आई थी, हमको तेरी इस बात का पता चला तो इसलिए पहली फ्लाइट से हम लोग भोपाल आ गए। अब इस दीपू ने हयात के साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया, पर मारने से क्या मिल जाएगा। पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों को भूलने में ही अच्छा रहता है। दीपू जय के पास आता है और पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है
और कहता है कि हयात के साथ मैंने सच में अच्छा नहीं किया है और मुझे उस बात का अभी तक पछतावा होता है। तुम चाहे तो मुझे और मार सकते हो, पर हयात को बोलो कि वो मुझे माफ कर दे। शेरा और राजा दोनों जय को लेकर वहां से बाहर निकल आते हैं। शांति से जय को बिठाते हैं और कहते हैं कि सबको बिना बताए ही आ गया। तुझे पता है तेरे घर वालों ने कैसी हालत कर ली है? पुलिस वालों ने तुझे पूरे लखनऊ में हर जगह चप्पा चप्पा छान कर ढूंढ चुका है, फिर भी तेरा कोई पता नहीं चला। अब तू घर जाएगा तो तेरे घर वालों को क्या बताएगा? तूने सोचा है? जय गहरी सांस लेता है और कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अब तुम लोग ही सोचो क्या करना है। और जाने में एक दिन का वक्त और लगेगा। घर वालों का गुस्सा तो जायज है मुझ पर, बिना बताए ही मैं 2 दिन से इधर घूम रहा हूँ। राजा और शेरा कहते हैं कि तू हमारे किसी के फोन से लगाकर बोल दे कि एक दिन का वक्त लगेगा, और बोल देना कि अचानक शेरा की मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो शेरा को लेकर तू उसकी मौसी के घर पर आ गया है। जय शेरा के फोन से ही अपने घर पर फोन लगाता है। फोन जय का बड़ा भाई वीर उठाता है। जय बोलता है कि मैं जय बोल रहा हूँ। वीर उसे फोन पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि बिना बताए तुम कहाँ चले गए? तुम्हें पता है मम्मी पापा तुम्हारे कारण कितने परेशान हैं? उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जय इनको कहता है कि शेरा की मौसी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो हम लोग अचानक ही उसकी मौसी के घर पर आ गए और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं फोन नहीं लगा पा रहा हूँ मम्मी पापा को। प्लीज आप उनको समझा देना, उनको बोलना कि चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय के घर वालों की चिंता खत्म हो गई थी। थोड़ी देर सही, मगर उनको पता तो चला कि जय ठीक है। अब जय सोचता है कि मुझे हयात को फोन लगाकर बोल देना चाहिए। जय हयात को फोन लगाता है। हयात उसे फोन पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए हो? जय कहता है कि मैं शेरा की मौसी के घर पर आया हूँ, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी इसलिए बिना बताए आना पड़ा। हयात कहती है तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम भोपाल गए थे दीपू से मिलने, तुम लखनऊ आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। जय कहता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं भोपाल में हूँ? हयात कहती है कि तुमको वासु भाई ने भोपाल में देख लिया था, वो तुम्हारे घर वालों को बताना चाहते थे पर मैंने उनको मना कर दिया, नहीं तो आज तुम्हारी सारी पोल खुल जाती। अब तुम जल्दी से लखनऊ आ जाओ। जय, राजा, शेरा तीनों लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। अगले ही दिन वो लखनऊ पहुंच जाते हैं। जय के घर वाले जय को कहते हैं कि तुम्हें एक बार बता के जाना चाहिए था, ऐसे बिना बताए चले गए थे। जय के साथ में शेरा भी था। जय के घर वाले शेरा से पूछते हैं मौसी की तबीयत कैसी है अब? शेरा मन ही मन सोचता है कि कौन सी मौसी, उसकी तो कोई मौसी भी नहीं है, बस जय को बचाने के लिए एक मौसी बनानी पड़ी। शेरा कहता है कि मौसी की तबीयत ठीक है। जय ने उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करी। जय शेरा को बोलता है कि अब तुम भी घर जाओ, मुझे भी आराम करना है, मैं भी बहुत थक गया हूँ, कल कॉलेज में ही मिलते हैं। अगले ही दिन जय कॉलेज पहुंचता है। हयात उससे बात नहीं करती है। जय उसे मनाने की कोशिश करता है पर हयात जय को बोल देती है कि मुझसे बात मत करना, तुमने वैसे भी मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जय उसका हाथ पकड़कर माफी मांगने लगता है। हयात जय से कहती है कि तुमको भोपाल जाने की क्या जरूरत थी और तुमने वहां जाकर दीपू को मारा था, क्यों? जय कहता है कि दीपू ने तुम्हारे साथ गलत किया और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। भला तुम्हारे साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हयात कहती है कि दीपू को जो सही लगा दीपू ने किया, पर तुम दीपू को सजा देने वाले कौन होते हो? मैंने तो दीपू को माफ कर दिया था। जय हयात से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसी कारण मैंने दीपू को जाकर पीट दिया। अब मुझे माफ भी कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। हयात जय को माफ कर देती है। अब दोनों कॉलेज कंपाउंड में बैठे रहते हैं और बातें करने लगते हैं। दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए बढ़ती ही जा रही है। जय हयात को अपने दिल की बात बताने की हर कोशिश में लग गया था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। आखिर वो बात बताए कैसे, और अगर हयात ने उसको पसंद नहीं किया तो? धीरे धीरे समय बीतने लगा था। जय ये भूल गया था कि उसने हयात को बोल दिया है कि जब भी समय मिलेगा तो वो हयात को अपने अतीत के बारे में बताएगा, पर हयात इस बात को याद रखती है। एक दिन हयात जय को बोल पड़ती है कि तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, पर अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया है। जय कहता है कौन सी बात? हयात कहती है तुम अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहते थे। जय कहता है अच्छा चलो ठीक है, वही चलते हैं जहाँ तुमने कहानी सुनाई। जय और हयात दोनों गाड़ी में बैठकर वही सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं।
हयात कहती है कि सुनाओ, मेरी बेचैनी बढ़ रही है, आखिरकार मैं भी तो जानूं कि जय ने किसको दिल दे दिया था और बाद में क्या हो गया ऐसा। जय कहता है ठीक है, सुनो मेरी कहानी। लगभग हम 6ठी क्लास में थे, तब से हम दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। उस टाइम पर फेसबुक ज्यादा चलाते तो नहीं आता था, बस इतना पता था कि इस पर चैटिंग होती है और वो भी उससे जिससे हम कभी मिले ना हो। मेरे पास फेसबुक पर सजेशन आता है प्रिया गुप्ता करके। मैंने प्रिया गुप्ता की पूरी प्रोफाइल को चेक कर लिया। प्रिया गुप्ता लखनऊ की ही थी। मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। करीब 2-3 दिन के बाद उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बात करने की इच्छा होती है पर मैं बात नहीं कर पाता। मैं रोज मैसेज टाइप कर लेता हूँ और उसे रोज डिलीट कर देता हूँ। करीब ऐसा ही 5-7 दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे मैसेज कर ही दिया। पहली बार में तो उसने रिप्लाई नहीं दिया, पर मेरा दिल मान नहीं रहा था। मैंने उसको एक बार और मैसेज किया। इस बार उसने रिप्लाई दिया था। हमारी दोनों की बातचीत होने लगी। मैंने उससे पूछा कि लखनऊ में कहाँ से हो, तो उसने उसका पता बताया। साथ ही मैंने उससे पूछा कि कौन सी क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो। पहले तो बोलने लगी तुम्हें सब जानकर क्या मिलना है, क्या करोगे, मैं तुम्हें जानती पहचानती ही नहीं हूँ। मैंने बोला जान पहचान बढ़ाने से बढ़ती है, वैसे भी जब तक तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं कैसे तुम्हारे बारे में जान पाऊंगा। तो उसने स्कूल का नाम बताया और बोलने लगी कि 6th क्लास में पढ़ती है। इतने में मैंने बोल दिया कि अरे मैं भी तो 6th क्लास में हूँ। वो कहने लगी अच्छा तो मैं क्या करूँ। मैंने उससे बोला कि दोस्ती ही कर लो। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी मैं सोच कर बताऊंगी। हम दोनों रात दिन बातें करने लगे। धीरे धीरे मैंने उससे उसका नंबर भी ले लिया। मैंने उसकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा था और मुझे ना ही कोई इंटरेस्ट था। बस इतना पता था कि फैमिली में टोटल 5 लोग हैं, मम्मी पापा, उसके 2 भाई और प्रिया। तीनों में सबसे बड़ी प्रिया ही थी। हम दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। उस टाइम पर दोनों बच्चे थे तो घर से बाहर निकलना कम ही होता है, पर हम दोनों को मिलना था, पर मिलने का कोई भी बहाना नहीं मिल रहा था। वो एक दिन लखनऊ की एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जा रही थी। उसने मुझे बोला कि तुम भी मुझे मिलने वहीं पर आओ। मैंने भी मम्मी पापा से जिद करी और कहा कि मुझे उसी मॉल से कपड़े चाहिए। पापा मम्मी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने पहले कभी इतनी जिद नहीं की थी, वो भी कपड़ों के लिए। पापा कहने लगे ठीक है कल चल देंगे और तुम्हें जितने कपड़े लेना हो ले लेना। पर प्रिया तो उसी दिन जा रही थी। मैं पापा के सामने रोने लगा और कहने लगा कि मुझे आज ही जाना है वरना मैं कपड़े नहीं लूंगा। उस टाइम पर मैं बच्चा था तो पापा एक चॉकलेट देकर समझाने लगे, पर मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे आज ही जाना है। फिर पापा अपना काम छोड़कर मुझे और मम्मी को उसी मॉल में लेकर गए। मॉल में पहुंचते ही मैंने प्रिया को कॉल किया। उस टाइम पर प्रिया के पास खुद का फोन नहीं था और उसकी मम्मी का फोन उसी के पास रहता था। प्रिया ने फोन उठाया और कहने लगी मैं तो मॉल पहुंच गई हूँ, तुम कब तक आओगे। मैंने कहा कि मैं भी पहुंच गया हूँ, तुम मुझे कहाँ मिलोगी। उसने कहा कि मैं अंदर ही शॉपिंग कर रही हूँ, तुम अंदर ही आ जाओ। मैं अंदर गया तो मुझे प्रिया दिख गई थी। मुझे पापा मम्मी दोनों शॉपिंग कराने में लग गए। मैं उधर प्रिया को ही देख रहा था। अब प्रिया की नजर भी मुझ पर पड़ी। उसने मुझे इशारा किया। मैं मम्मी पापा को लेकर उधर चला गया। पापा मम्मी कहने लगे कहाँ लेकर जा रहा है। मैंने उनको बोल दिया कि मेरी एक दोस्त आई है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। प्रिया के पास मैं पहुंचा, मैंने उससे बातें की। इतने में प्रिया के मम्मी पापा उससे पूछने लगे कि क्या तुम्हारा दोस्त है प्रिया। प्रिया ने बोला हाँ मेरा दोस्त है, मेरे ही साथ स्कूल में पढ़ता है। पापा मम्मी इतने में बोल पड़े जय हमने पहले तो कभी इस लड़की को तुम्हारे स्कूल में नहीं देखा। मैंने कहा कि ये मुझसे 1 क्लास पीछे है इसलिए आप मिल नहीं पाए। हम दोनों ने बहाना बना लिया। थोड़ी देर बाद फिर पापा मम्मी कहने लगे तुमको तो शॉपिंग करना है ना, चलो फटाफट शॉपिंग करो। और पापा मम्मी मुझे लेकर चले गए। फिर मैंने शॉपिंग करने से मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं खरीदना है पापा। जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं था तो तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए। तुम्हारे कारण मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ। जय हयात से कहता है कि मैंने उस टाइम में प्रिया को देख लिया था, उसके बाद जैसे मेरा मन ही भर गया हो। फिर भी पापा के कहने पर मैं शॉपिंग करने लगा। थोड़े समय बाद प्रिया जाते जाते एक बार और मुझसे मिलकर गई। उस दिन मुझे बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि पहली बार मैं प्रिया से मिला था। अब प्रिया और मेरी बातें रात दिन होने लगी। मैं उससे छुप छुप कर मिलने भी चला जाता था, स्कूल का बहाना करके। प्रिया से मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला।
प्रिया का बर्थडे आया। मैंने प्रिया के बर्थडे वाले दिन ही प्रिया को प्रपोज कर दिया था। प्रिया ये बात सुनकर मुझे चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त मानती हूँ, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। इसके बाद उसने मुझसे बात ही बंद कर दी। मैं प्रिया के बिना रह नहीं पा रहा था। एक एक दिन गुजरता रहा, मुश्किल होता जा रहा था। मैं प्रिया को रोज कॉल करता था पर प्रिया मेरा फोन नहीं उठाती, ना ही मेरे मैसेज का जवाब देती। करीब 7-8 दिन बाद प्रिया ने खुद आगे रहकर फोन लगाया और कहने लगी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इतने दिनों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने पूछा कि जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो इतने दिनों बाद क्यों फोन लगाया, मुझे पहले भी लगा सकती थी ना। प्रिया ने मुझे कहा कि मेरे पास फोन नहीं था, वो उसकी मम्मी का फोन चलाती है और मम्मी मामा के घर चली गई थी। मैं उसकी ये बात सुनकर एकदम खुश हो गया कि प्रिया भी मुझे प्यार करने लगी। अब हम रोज घंटों बातें करते थे और मिलने के लिए मैं भी जाया करता था। मैं स्कूल का बहाना करके हफ्ते में 3-4 बार तो प्रिया से ही मिलने चला जाता था। ऐसे में घर वालों के पास स्कूल से कंप्लेन आ जाती है और स्कूल वाले कहते हैं कि जय आजकल स्कूल क्यों नहीं आता है। पापा स्कूल वालों को कहते हैं कि जय तो रोज स्कूल जाता है, एक भी दिन स्कूल नहीं छोड़ता। स्कूल वाले कहते हैं कि जय हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही स्कूल आता है। पापा उस दिन गुस्से में घर आए और मुझे बुलाया और कहने लगे कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो। इतने में मम्मी बोल देती है, मेरा बेटा रोज तो स्कूल जा रहा है। पापा मम्मी को कहते हैं कि तुम चुप रहो, आज इसकी स्कूल से मेरे पास फोन आया था, ये हफ्ते में 1 से 2 दिन स्कूल जाता है। फिर मम्मी भी पूछने लगी, तुम रोज तो स्कूल के लिए निकलते हो, फिर कहाँ जाते हो। मैं रोने लगा और कहने लगा कि मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल चेंज करना है। पापा कहते हैं कि तुम्हें स्कूल को चेंज करना है, लखनऊ की सबसे बड़ी और अच्छी स्कूल में तुम पढ़ रहे हो और अचानक तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों आ गया कि तुमने स्कूल चेंज करने का कह दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता, बस मुझे स्कूल चेंज करना है वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और मैं जिद करने लगता हूँ। पापा ने स्कूल चेंज करवाने से मना कर दिया। मैंने स्कूल चेंज करने के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया था। मेरे 2 दिन खाना ना खाने पर पापा ने बोला, ठीक है तुम्हारे स्कूल चेंज करवा देंगे, तुम्हें कौन से स्कूल में जाना है। मैंने फटाफट प्रिया को फोन लगाया और कहने लगा, तुम्हारी स्कूल कौन सी है, मुझे स्कूल का नाम बताओ, मुझे एडमिशन लेना है। प्रिया कहती है कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया, तुम्हें मेरी स्कूल में क्यों आना है। मैंने उससे कहा कि मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी स्कूल में आना है। प्रिया ने उसकी स्कूल का नाम बताया और अगले दिन पापा ने उसी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। पापा को ऐसा लग रहा था कि मैं ये स्कूल भी नहीं जाऊंगा, इसलिए उन्होंने घर की एक गाड़ी और ड्राइवर को मेरे साथ भेजना शुरू कर दिया। अब मैं प्रिया के साथ स्कूल जाने लगा था। रात दिन प्रिया के पास ही मैं रहता था। धीरे धीरे हम दोनों की करीबी बढ़ती गई। हम दोनों कहीं भी साथ ही घूमने जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब हम दोनों 8th क्लास में आ गए थे। मैंने उससे एक मोबाइल भी लाकर दे दिया। वो अपने घर वालों से छुपा कर फोन रखती थी। हम दोनों रात को घंटों बातें किया करते थे। मेरी भी हालत कुछ तुम्हारी जैसी हो गई थी। धीरे धीरे प्रिया की फरमाइशें बढ़ने लगी। कभी वो कुछ और मांगती तो कभी कुछ, और मैं भी पापा से पैसे लेकर उसे सब दिलाता रहता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब मैं प्रिया को फोन लगाता हूँ तो उसका फोन हमेशा व्यस्त ही बताता है। मैंने उससे पूछा तो वो बहाने बनाने लगती है और कहने लगी कि दोस्तों से बात कर रही थी। एक बार मुझे प्रिया एक लड़के के साथ दिखी। मैंने अगले ही दिन प्रिया से पूछा कि वो लड़का कौन था, तो उसने कहा कि मैं तो कल कहीं गई ही नहीं, तुमने किसी और लड़के और किसी और लड़की को देखा होगा, मैं नहीं थी वो। और कहने लगी कि तुमको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है, तुम मुझ पर शक क्यों करते रहते हो, और गुस्सा होकर चली जाती है। मैं उससे मनाने लग जाता हूँ। कहने लगती है कि मुझे तुम पर कितना विश्वास है और तुम्हें मुझ पर कुछ भी विश्वास नहीं है। ऐसी बातों से एकदम मुझे वो इमोशनल कर देती थी। उसका हमेशा का यही हो गया था। मेरा उसकी तरफ आकर्षण बढ़ते ही जा रहा था। मुझे उसका झूठ भी सही लगने लगा था। किसी ने सच ही कहा है कि अगर इश्क में कोई जख्म भी देता है तो हमें वो निशानी लगती है। वो मुझे कुछ भी बोल देती थी पर मुझे बुरा नहीं लगता था। उसके प्यार में मानो मैं एकदम पागल हो गया था। मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। एक बार ऐसे ही मैं मम्मी के साथ पार्क में घूमने चला गया। वहां पर मैंने देखा कि प्रिया एक लड़के के साथ उसके कंधे पर सर रख कर बैठी है। मैं एकदम गुस्से से पागल हो गया था। मैंने मम्मी को कहा कि मैं आता हूँ मम्मी। मम्मी उनकी दोस्तों के साथ लग गई थी।
मैं जाकर एकदम प्रिया के सामने खड़ा हो जाता हूँ। प्रिया मुझे देखकर एकदम चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है। उसके कुछ भी बोलने से पहले मैं उस लड़की की कॉलर पकड़ लेता हूँ। इतने में लड़का कहता है कि भाई तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने उस लड़के को कहा कि तू जिस लड़की के साथ बैठा है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। लड़का कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? हम दोनों तो बहुत पहले से ही रिलेशन में हैं। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार क्या हो रहा है। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और सामने खींच लिया। उससे पूछने लगा कि ये सब क्या चल रहा है। इतने में उस लड़के ने प्रिया से बोला कि प्रिया ये सब क्या कह रहा है ये लड़का? प्रिया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने जोर से चिल्लाया और कहने लगा कि प्रिया तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? प्रिया कहती है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों शादी भी करेंगे। और प्रिया उस लड़के के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रिया के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैंने कहा कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ही तो तुमने मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? प्रिया कहने लगी कि मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मुझे माफ कर देना, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये बात सुनकर मेरा मन तो हो रहा था कि प्रिया का गला वही दबा दूं, पर मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि प्रिया मेरे साथ ऐसा कर सकती है। इसके बाद प्रिया वहां से उस लड़के के साथ चली जाती है और जय को कहते हुए जाती है कि तुम्हारा और मेरा कुछ रिश्ता नहीं है, मुझे फोन लगाने की कोशिश भी मत करना। और जाते हुए वो जय को एक बार भी मुड़कर नहीं देखती। जय हयात से कहता है कि मेरा वहां पर वापस स्कूल जाने का मन नहीं होता था। मैंने इस बार भी जैसे तैसे पापा को बोला कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मुझे स्कूल चेंज करना है। पहले तो पापा ने मुझे थोड़ा डांटा, उसके बाद मेरा स्कूल चेंज कर दिया। फिर स्कूल चेंज करने के बाद मैं एकदम गुंडागर्दी करने लग गया। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, मुझे फिर दादागिरी करना ही अच्छा लगता था। लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाना मेरे बस से बाहर था। तुम कॉलेज में नहीं आई थी, उसके पहले भी मैं दादागिरी और गुंडागिरी ही करता था, पर तुम्हारे साथ मैं जब रहने लगा हूँ तब से मैं बिल्कुल पहले वाला जय बन गया हूँ। अब तुम ही बताओ हयात, मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं जान तक दे सकता था, पर उसको तो मेरी दौलत से प्यार था। हयात कहती है ये लोग ऐसे ही होते हैं, लोगों को अपना जहाँ मतलब मिलता है वो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं और मतलब जब खत्म हो जाता है तो उनका प्यार भी कहीं गायब सा हो जाता है। हयात जय को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें प्रिया से भी अच्छी लड़की मिलेगी। फिलहाल अभी मुझे कॉलेज छोड़ो और तुम भी घर जाओ, बहुत टाइम हो गया है। जय हयात को कॉलेज छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। हयात रात भर जय के बारे में सोचती रहती है और मन ही मन कहती है कि जय बाहर से तो अलग ही दिखता है पर अंदर से बहुत टूटा हुआ है। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जय की हयात के लिए चाहत बढ़ती चली जाती है, पर हयात के मन में अभी भी कुछ ऐसा आया नहीं था। कुछ समय बाद ही जय का बर्थडे आने वाला था। हयात उसके बर्थडे की प्लानिंग करने लग गई थी। हयात सोच रही थी कि उसे बर्थडे में क्या गिफ्ट दूं। हयात के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो जय को कोई महंगी चीज गिफ्ट कर दे, पर हयात ने सोच लिया था कि वो जय को एक बाइक गिफ्ट करेगी। वो जय की बाइक के लिए अब धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने लग गई थी, पर उसके पास ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं। देखते ही देखते जय का बर्थडे आ जाता है। हयात को उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर सोने के कंगन गिफ्ट किए थे। हयात सोचती है कि उनको ही गिरवी रखकर वो गाड़ी ले आएगी। बर्थडे से एक दिन पहले हयात शेरा को लेकर जाती है और कंगन गिरवी रखवा कर जय के लिए एक बाइक लेकर आ जाती है। हयात शेरा को बोल देती है कि ये बात वो जय को ना बताए। शेरा भी मान जाता है। फिर दूसरे ही दिन जय का बर्थडे आता है। हयात भी जय के बर्थडे के लिए पूरी कॉलेज को सजा देती है। फिर वहाँ जय को कॉलेज में बुलाती है और जय का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उसके बाद वो जय को बोलती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, तो प्लीज इनकार मत करना। जय कहता है ठीक है, पर बताओ तो सही क्या लाई हो। हयात जय की आंखों पर पट्टी बांध देती है और बाइक के सामने जाकर खड़ा कर देती है। फिर वो आंखों की पट्टी खोलती है। जय के सामने एक बाइक खड़ी थी। जय कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम्हें इतनी महंगी चीज लेने की क्या जरूरत थी। हयात कहती है कि तुम मुझे 4 व्हीलर गिफ्ट कर सकते हो, तो मैं तुम्हें 2 व्हीलर नहीं गिफ्ट कर सकती क्या? जय कहता है कि 4 व्हीलर घर वालों ने गिफ्ट करी थी और तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए था।
हयात कहती है कि अब ज्यादा बातें मत सुनाओ और चुपचाप गिफ्ट रख लो। जय बाइक रख लेता है, पर जय के मन में अभी भी ये सवाल चल रहा था कि हयात के पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्योंकि जय को पता था हयात के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं। सत्या दादा भी जय के बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, उसमें हयात को भी जय के घर वाले बुलाते हैं। लेकिन जय का मन पार्टी में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि हयात के पास इतना पैसा आया कहाँ से, उसने मेरे लिए कुछ गलत कदम तो नहीं उठा दिया ना। वो हयात को एक कोने में ले जाकर पूछता है कि तुम्हारे साथ बाइक लेने के लिए कौन गया था। हयात जय को बता देती है कि वो शेरा को लेकर गई थी और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जय कहता है कि बस ऐसे जानने के लिए पूछ रहा हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद जय के घर वाले हयात को कहते हैं कि तुमने जो जय को बाइक दी है बहुत अच्छी है, और वो सब हयात को शुक्रिया अदा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जय हयात को कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ आता है। अगले ही दिन शेरा को जय बुलाता है और उसे पूछने लगता है कि हयात के पास इतने पैसे कहाँ से आए। पहले तो शेरा बताने से मना कर देता है, फिर जय शेरा से बार बार पूछता है। शेरा कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, पर हयात को मत बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया। जय कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, पर तुम मुझे बताओ तो सही कि हयात के पास इतने पैसे कहाँ से आए। शेरा जय को बताता है कि हयात ने अपनी माँ के दिए हुए सोने के कंगन गिरवी रखकर तुम्हारे लिए बाइक ली। जय शेरा को चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम उसे रोक नहीं सकते थे क्या। शेरा ने बोला कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर हयात मानी ही नहीं। जय शेरा को कहता है ठीक है, पर अब उसे ये बात पता मत चलने देना कि तुमने मुझे सब बता दिया है। अब जय अगले ही दिन शेरा को लेकर जहाँ से गाड़ी ली थी उस शोरूम में जाता है। उस शोरूम वाले को पैसे देता है और कहता है कि कल जो लड़की यहाँ से बाइक लेकर गई थी उसको फोन लगाओ और कहो कि तुम जो बाइक लेकर गई थी उस पर तुमको लॉटरी का टिकट मिला है, और इस गाड़ी के जितने भी पैसे हैं उसे वापस दे देना। अब शोरूम वाला हयात को फोन लगाकर ठीक वैसा ही करता है जैसा जय ने उसको बोला था। हयात शेरा को ही फोन लगाती है और कहती है जहाँ से अपन ने गाड़ी ली थी उसी शोरूम पर वापस जाना है। शेरा और हयात दोनों उस शोरूम पर पहुंच जाते हैं। शोरूम वाला हयात को सारे पैसे दे देता है। अब हयात शेरा को लेकर जहाँ पर उसने कंगन गिरवी रखे थे वहाँ चली जाती है और वहाँ से कंगन छुड़वा कर ले आती है। हयात मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि जय उसके लिए बहुत लकी है। जय की गाड़ी भी आ गई और गिरवी रखे कंगन भी छूट गए। शेरा जय के पास जाकर बोलता है तुम्हें इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी, सीधे ही तुम कंगन छुड़वा कर हयात को ला कर दे देते। जय कहता है कि तुम हयात को नहीं जानती हो, वो कैसी लड़की है। मैं उसे अगर सीधे कंगन ला कर दे देता तो वो कहने लग जाती कि मैंने तुम्हें कुछ भी बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, जितने की मैंने गाड़ी ला कर दी उतने के ही तुम कंगन छुड़वा कर वापस दे दिए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हयात मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और भगवान का बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी। उसे तो लग रहा था कि सच में उसकी कोई लॉटरी टिकट लगी हो। हयात के इतना कुछ करने पर जय की चाहत और भी बढ़ने लगती है। वो सोचने लगता है कि मैं हयात को अपने दिल की बात बता ही दूं। थोड़े ही दिन बाद वैलेंटाइन डे आने वाला था। जय सोच रहा था कि अब कुछ भी हो जाए वैलेंटाइन डे के दिन हयात को मैं प्रपोज कर ही दूंगा। अब जय हयात को प्रपोज करने का मन ही मन प्लान बनाने लगा, पर वो ये सोचकर भी डर जाता है कि कहीं हयात ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। फिर जय मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही डरता रहा तो अपने दिल की बात कभी भी हयात को बता ही नहीं पाऊंगा। इस बार वैलेंटाइन डे पर कुछ भी हो जाए मैं अपने दिल की बात उसे बताकर ही रहूंगा। जैसे जैसे वैलेंटाइन डे करीब आ रहा था जय की बेचैनी वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा था जय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हयात को प्रपोज कैसे करे। इधर हयात के मन में जय के लिए कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ जय को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। जय को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया था। अब जय हयात को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। उस रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से सजाया रहता है। जय हयात को उस रेस्टोरेंट में ले जाकर रेस्टोरेंट में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके सामने प्रपोज कर देता है। हयात को ये सब देखकर गुस्सा आने लगता है। वो जय को गुस्से में थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मुझे प्यार व्यार से सब नफरत है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। हयात जय को सबके सामने मार देती है तो जय को भी इस बार गुस्सा आ जाता है और जय वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब हयात कॉलेज लौट कर आती है और खुद को कोसने लगती है और सोचती है कि जय को मारना नहीं चाहिए था। हयात जय को बार बार फोन लगाती है पर जय उसका फोन उठाता ही नहीं है।
जय गुस्से में घर पहुंचता है। उसकी माँ दया उससे पूछती है कि क्या हुआ, ऐसा मुंह बनाकर क्यों आए हो? आज से पहले तो कभी तेरा मुंह ऐसा नहीं देखा मैंने। जय कुछ भी नहीं बताता। जय की माँ कहती है कि तेरे पिता और भाई आने वाले हैं, तेरे रूम से नीचे आ जाना खाना खाने के लिए। थोड़ी देर बाद सत्या दादा और वीर दोनों आ जाते हैं। वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सत्या दादा अपनी बीवी दया को कहते हैं कि जय कहाँ चला गया है, जय को भी बुलाकर लाओ। दया कहती है कि पता नहीं जय को क्या हो गया है, अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है, जब से कॉलेज से आया अपने रूम में ही बैठा हुआ है। सत्या दादा वीर को कहते हैं जाओ तुम जय को बुलाकर लाओ। वीर जय के रूम में आता है तो देखता है कि जय तो सो गया। वो जय को उठाता है और कहता है कि इतनी जल्दी कैसे सो गए, आज पापा नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलो खाना खा लेना, के बाद में जो मर्जी आए वो करना। जय कहता है कि मेरा आज खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। वीर पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो मुझे बताओ। जय वीर से कहता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आज खाना खाने का मन नहीं है, तुम जाकर खाना खाओ। वीर अब नीचे आता है और अपने पिता और माँ को कहने लगता है कि जय बोल रहा है कि उसे भूख नहीं है। सत्या दादा कहते हैं कि आज उसे क्या हो गया है, वरना रोज तो हमारे से पहले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। चलो उसका मन खाना खाने का नहीं है तो हम लोग खाना खाते हैं, वो कहीं बाहर से खाकर आया होगा। इधर हयात को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार जय को कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर जय उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। हयात शेरा और राजा को कहती है कि तुम फोन लगाकर देखो, शायद तुम्हारा फोन उठा ले, पर जय शेरा और राजा दोनों का भी फोन नहीं उठा रहा था। शेरा और राजा दोनों हयात को कहते हैं कि जय हमारा ही फोन नहीं उठा रहा है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है? हयात उन दोनों को कुछ बोल नहीं पाती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस छोटी सी बात से गुस्सा होकर चला गया। अगले दिन सुबह सत्या दादा और वीर दोनों काम पर निकल जाते हैं, पर जय अभी तक उठा भी नहीं था। उसकी माँ को बहुत अजीब लगता है क्योंकि जय अभी तक इतनी लेट नहीं उठा था। वो कॉलेज के लिए सबसे पहले तैयार होकर निकल जाता था, यहाँ तक कि कभी कभार तो वो संडे को भी तैयार होकर कॉलेज निकलने लग जाता है। कई बार वो याद दिला देती थी कि आज तो संडे है। वो जय के रूम में जाती है, जय को उठाती है और कहती है कि तुझे कॉलेज नहीं जाना है? जय कहता है कि मुझे नहीं जाना कॉलेज, मुझे मम्मी प्लीज सोने दो। दया पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या है, बताएगा? जय कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम मुझे सोने दो। इधर हयात सोचती है कि जय कॉलेज में आएगा, उससे माफी मांग लेगी, पर जय कॉलेज ही नहीं आता। हयात के मन की बेचैनी एकदम बढ़ने लग जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए। वो सोचती है कि मुझे जय के घर जाना चाहिए। वो कॉलेज बंक करके जय के घर जाने का प्लान करती है। वो अब राजा को फोन करती है और कहती है कि मेरे साथ तुम जय के घर चलो। राजा पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, और जय आज कॉलेज क्यों नहीं आया, सब ठीक तो है ना? हयात कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं, वो कॉलेज नहीं आया और ना ही फोन उठा रहा है, इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि मुझे जय के घर लेकर चलो। हयात और राजा दोनों जय के घर पहुंच जाते हैं। जय के घर पर उसकी माँ होती है। हयात कहती है कि मम्मी जय कहाँ है? हयात जय की माँ को मम्मी कह के ही बुलाती है। जय की माँ कहती है कि न जाने जय को क्या हो गया है, कल रात से खुद को कमरे में बंद करके ही बैठा हुआ है, हम लोग उसे पूछ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बता रहा है। हयात तुम ही जाकर देखो उसे क्या हुआ है। हयात जय के कमरे में जाती है, जय सोया रहता है। हयात उसे जगाती है। जय हयात को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मेरे रूम से जल्दी से निकलो, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है, और उसे धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल देता है। के बाद वो रूम का दरवाजा लगा लेता है। हयात को बहुत बुरा लगता है, पर वो मन ही मन सोच रही होती है कि जय की ये हालत उसी की वजह से हुई है। दया ये देखकर एकदम चौंक जाती है क्योंकि जय हयात के साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। जय किसी की बात नहीं मानता, पर हयात की बात एक ही बार में मान जाता है। इस बार उसने हयात को भी रूम से बाहर निकाल दिया और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हयात के पास जाती है और कहती है कि न जाने जय को क्या हो गया है, ना कुछ बात कर रहा है और ना ही कुछ खा पी रहा है। हयात की आंखें भर आई थी। वो एकदम रोतली आवाज में कहती है कि ठीक है मम्मी, अब मैं कॉलेज जाती हूँ, जय को मुझसे ही बात नहीं करनी है, मेरा आने का क्या फायदा, आप ही उससे कुछ समझाओ, आप तो उसकी माँ हो, आपकी तो वो बात मान ही लेगा। हयात और राजा
दोनों ही वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद जय की माँ ही जय के कमरे में जाती है और कहने लगती है कि तुझे क्या हुआ है, बेचारी हयात को तूने धक्का मारकर क्यों निकाल दिया। जय कहता है कि हयात का नाम मेरे सामने मत लिया करो, मेरी और उसकी दोस्ती अब टूट गई है और ना ही उसके और मेरे बीच में कुछ बचा है। दया कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारी दोस्ती कैसे टूट गई, हयात ने तुझे कुछ बोला क्या। जय अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ कहती है कि हयात तेरे साथ दोस्ती रखना चाहती है, वो तुझसे प्यार नहीं करती, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, प्यार जबरदस्ती थोड़ी कराया जाता है। जब हयात को तुझसे प्यार होगा तो वो खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगी बेटा, जोर जबरदस्ती से प्यार नहीं किया जाता है। जय, मुझे तेरी पसंद पर बहुत गर्व है, क्योंकि मुझे भी हयात बहुत पसंद है। मैं भी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, पर जबरदस्ती हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। माना कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, पर पैसे से प्यार थोड़ी ना खरीदा जा सकता है। अभी तू फ्रेश हो जा और खाना खाने आ जा, तेरी ऐसी हालत तेरे भाई और तेरे पिताजी देखेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जय फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। सत्या और वीर भी ऑफिस से लौट आते हैं। हयात को भी अब बहुत बुरा लग रहा था, वो जय को बहुत याद कर रही थी। उसे भी लग रहा था कि कहीं वो जय को चाहने तो नहीं लगी। अब मन ही मन हयात को भी बुरा लगने लगा था, उसे जय की कमी महसूस होने लगी थी। अगले ही दिन जय हयात की गाड़ी से कॉलेज आता है और गाड़ी को कॉलेज की पार्किंग में लगा देता है और चाबी शेरा को दे देता है और कहता है कि ये चाबी तुम दे देना। शेरा पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है, तू हयात से बात क्यों नहीं कर रहा है। जय कहता है कि मैं तुझे जितना बोल रहा हूँ उतना कर दे भाई, ये गाड़ी की चाबी उसे लौटा देना और बोलना कि जय अब तुम्हारी गाड़ी से नहीं आएगा। शेरा हयात के पास जाता है और गाड़ी की चाबी दे देता है। हयात कहती है कि तुमको ये चाबी किसने दी। शेरा कहता है कि जय मुझे देकर गया और ये भी कहकर गया कि अगली बार से वो तुम्हारी गाड़ी से नहीं आएगा। उसने गाड़ी को पार्किंग में लगा दी है। हयात शेरा से पूछती है कि जय कहाँ है। शेरा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, वो बस मुझे चाबी देकर चला गया। अब हयात उसे दौड़कर पूरे कॉलेज के कैंपस में ढूंढने लगती है, पर जय कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा था। हयात को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। वो जय को फोन लगाती है, पर जय उसका फोन नहीं उठाता है। हयात को जय की बहुत याद आने लगती है। उसके साथ बिताए सारे दिन, उसके साथ सारी मस्ती हयात को सताने लगती है। इधर जय भी हयात को बहुत याद करता है, पर जय का गुस्सा शांत नहीं होता। उसने अब ठान लिया था कि वो हयात से बात नहीं करेगा। हयात रात दिन जय के ख्यालों में खोई रहती थी। हयात को भी अब धीरे धीरे जैसे मोहब्बत होने लगी थी। हयात की हालत बिगड़ने लगी थी। जय रोज कॉलेज आता, पर हयात से मिले बिना ही चला जाता था। हयात और जय को एक साथ बैठे हुए कई दिन हो गए थे। अब कॉलेज के सारे लोगों को लग रहा था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, क्योंकि अभी तक ऐसा एक भी दिन नहीं था जिसमें हयात और जय साथ में ना रहे हों। हयात के दोस्त हयात से पूछने की कोशिश भी करते हैं, पर हयात उनको कुछ कह नहीं पाती। इधर एक दिन सत्या दादा ने जब पूछ लिया कि तुम हयात की गाड़ी कॉलेज में क्यों रख कर आ गए और आजकल उसकी गाड़ी से तुम आते जाते भी नहीं हो, सब खैरियत तो है ना। जय अपनी माँ की तरफ देखता है और उसकी माँ इशारा कर रही होती है कि कुछ भी सच मत बताना तुमने। उसकी माँ को कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर उसके पिता को पता चल जाता है कि जय ने हयात से लड़ाई कर ली है तो वो उल्टा जय को ही डांटने लगेंगे। जय बहाना बनाकर कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं पिताजी, अब वो हयात भी गाड़ी सीख रही है तो मैंने सोचा कि अब उसी के पास रहने देता हूँ। उसके दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाती है तो फिर मुझे भी जाना पड़ता था, इसलिए मैं उसकी गाड़ी उसके पास दे आया हूँ। अगले ही दिन जय कॉलेज पहुँचता है। कॉलेज पहुँचते ही हयात जय को देख लेती है। हयात दौड़ते दौड़ते जय के पास जाती है, उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन गुस्से गुस्से में तुम्हें मार दिया था। पर जय उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था और हयात को कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हयात उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, पर जय उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। हयात अब एकदम अकेली पड़ गई थी। उसे जय की अब कमी महसूस होने लगी, पर वो जय से बात करने की कोशिश करती तो जय उसे नजरअंदाज करने चला था। अब जय के सारे दोस्त हयात से पूछने लगे थे कि जय आजकल तेरे साथ क्यों नहीं रहता है, पर हयात के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। हयात के मन में धीरे धीरे जय के लिए प्यार बनने लगा। वो जय के लिए बहुत कुछ
करती पर जय उसको नजरअंदाज कर देता। एक बार हयात अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान जगह पर जाने लगती है जहां जय और हयात ने एक दूसरे को कहानी सुनाई थी। पर हयात का मन गाड़ी चलाने में नहीं लगता है और वहां उसकी गाड़ी को एक ट्रक में घुसा देती है। उस एक्सीडेंट में हयात को ज्यादा कुछ नहीं लगा था, पर फिर भी उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब जय को ये बात पता चलती है तो वो राजा और शेरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जय डॉक्टरों से बात करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि हयात की ज्यादा तबीयत गड़बड़ नहीं है, तो जय हयात से मिले बिना ही हॉस्पिटल से चला जाता है। शेरा और राजा दोनों जय को समझाते हैं, पर जय समझने का नाम नहीं लेता। फिर शेरा और राजा दोनों हयात के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हयात उनको सारी घटना बताती है। उसके बाद हयात शेरा और राजा दोनों से पूछती है कि जय नहीं आया। शेरा और राजा थोड़ी देर तक चुप रहते हैं और बोलते हैं कि जय आया था, मगर उसे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, इसलिए वो तुमसे मिले बिना ही चला गया। हयात को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो खुद को मन ही मन कोसने लगती है। इतने में शेरा और राजा पूछने लगते हैं कि तुम दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा हो गया, हमें तो बताओ। हयात वैलेंटाइन डे वाली सारी बात शेरा और राजा को बताती है। शेरा और राजा कहते हैं कि हयात, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अगर नहीं कहना था तो तुम नहीं बोल देती। जय को मारने की क्या जरूरत थी। हयात कहती है कि मुझे भी उसी बात का बहुत बुरा लग रहा है। उस बार मुझे ना जाने क्या हो गया था जो मैंने जय को सीधे चाटा ही मार दिया। उसके बाद से मैं जैसे माफी मांग भी रही हूँ, पर जय मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शेरा कहता है कि जय सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे कंगन के लिए उसने कितना कुछ किया तुमको पता भी नहीं है। हयात कहती है, कंगन के लिए मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। शेरा कहता है कि जो कंगन तुमने गिरवी रखे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जय ने मुझसे पूछ लिया था कि तुमने उसे गाड़ी कहाँ से ला कर दी। तुमको लॉटरी नहीं लगी थी। जय ने ही उस शोरूम वाले को जाकर पैसे दिए थे और बोला था कि तुमको लॉटरी के बारे में बोल दे। हयात शेरा से गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने जय को सारी बातें क्यों बताई? मैंने तुमसे पहले ही मना कर दिया था ना। शेरा कहता है कि मैंने बहुत बहाने बनाए, पर जय मानने को तैयार ही नहीं था। उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिसके कारण मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा। हयात को ये बात सुनकर और भी ज्यादा बुरा लगने लगा और जय के लिए प्यार और भी बढ़ गया। एक दिन बाद हयात को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होते ही हयात सोच रही थी कि अब जय को मन की बात बता ही दूंगी। अगले दिन जय कॉलेज जाता है। हयात जय के पास आती है और जय को कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जय कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और वहां से चला जाता है। अब हयात को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो सोचती है कि सारी बातें एक लेटर में लिख कर जय तक पहुंचा दी जाए। वो शेरा और राजा को फोन करके कहती है कि जय उसकी बात सुन नहीं रहा है और ना ही उससे बात कर रहा है, तो उसने सारी बात अपनी एक लेटर में लिख दी है। लेटर जाकर तुम जय को दे देना। राजा अब लेटर लेने के लिए हयात के पास आता है और जय को लेटर दे देता है। जब जय लेटर को पढ़ता है तो उसको एकदम झटका लगता है, मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। वो जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है। जय के पास शेरा जब लेटर लेकर जाता है तो जय कहता है कि तुम हयात का लेटर लेकर मेरे पास क्यों आए हो? उसका लेटर उसको वापस कर दो। शेरा कहता है कि एक बार पढ़ तो लो, हयात को उसकी गलती का एहसास हो रहा है और तुम हो कि उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। और हयात ने ये भी बोला है कि शायद ये उसका आखिरी लेटर भी हो सकता है। जय लेटर पढ़ता है। जय का जैसे ही लेटर पढ़ना होता है, जय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उसे कोई भारी सदमा लगा हो। शेरा उससे पूछता है कि लेटर में क्या लिखा है। उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेरा जैसे लेटर लेता है और पढ़ने लगता है। लेटर में लिखा है कि जय, मुझे मेरी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ और तुम मुझसे बात ही नहीं करते। उस दिन जाने अनजाने में मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मुझे खुद को नहीं पता चल रहा था कि वो हादसा मेरे से कैसे हो गया। मैंने तुम्हें जानबूझकर थप्पड़ नहीं मारा था और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जय, मुझे शेरा ने कंगन वाली बात भी बता दी है। मेरे जाने के बाद तुम शेरा को कुछ मत कहना। तुम्हारे ना होने की कमी मुझे बहुत खलती है। तुम नहीं जानते मेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं। तुम हॉस्पिटल भी आए और मुझे देखे बिना ही चले गए। तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, इसलिए इस लेटर में लिख रही हूँ। जय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
और तुम्हारी ये खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और ना ही मैं इसे बर्दाश्त कर पाऊंगी, इसलिए मैं अब इस दुनिया को छोड़कर खुदकुशी करने जा रही हूँ। शायद इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है। बस जाते जाते मेरी एक इच्छा है कि तुम मुझे माफ कर देना और साथ ही मेरे घर वालों को थोड़ी हिम्मत देना, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा खुदकुशी करना शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में तुम उनका हौसला बना रखना। तुम्हारी हयात। इस लेटर को पढ़कर शेरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शेरा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो जय को पूछने लगा कि अब क्या होगा, हयात आज इतना बड़ा कदम उठा लेगी, मैंने सोचा नहीं था। जय बिना कुछ बोले दौड़कर गाड़ी लाता है और शेरा को उसमें बैठने के लिए बोलता है। शेरा कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जय कहता है कि तुम बैठो, मुझे पता है हयात कहाँ होगी। जय शेरा को बिठाकर पहाड़ियों में ले जाता है। शेरा पूछने लगता है कि इधर क्यों लाए हो? जब भी हयात को अच्छा नहीं लगता वो इधर ही आकर बैठती थी और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हयात इधर ही आई होगी। जय और शेरा दोनों वहाँ पहुँचते तो देखते हैं कि हयात वहीं पर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई है और वो उस पहाड़ से कूदने ही वाली होती है कि शेरा और जय उसे आवाज देने लग जाते हैं। हयात मुड़कर देखने लगती है। इतने में जय दौड़कर हयात के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है कि तुम ये क्या करने जा रही थी? तुम पागल हो गई थी क्या? हयात रोते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम समझ ही नहीं रहे थे और तुम मुझसे दूर दूर ही रह रहे थे और तुम्हारा दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं खुदकुशी करने आ गई। जय कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ये कदम उठा लोगी। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो हयात। अगली बार तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना। और तुम्हें अपने घर वालों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया? हयात जैसे कहने लगती है, तुम मुझसे वादा करो कि अगली बार मुझसे ऐसे बात नहीं बंद करोगे, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। घर वालों का ख्याल तो मुझे बहुत आया था, पर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मुझे खुदकुशी ही एक ऑप्शन दिख रहा था। शेरा भी हयात को समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर हम थोड़ा लेट हो जाते तो सोचा ही क्या हो सकता था। हयात कहती है कि मुझे सोचने का कोई टाइम नहीं मिला। मेरे दिमाग में बस जय ही चल रहा था और ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो मेरी दुनिया उजड़ गई हो। जय हयात को गले लगा कर कहता है कि मैं तुमसे कितना भी रूठ जाऊं पर तुम ऐसा कदम मत उठाना। तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हें ही अच्छा नहीं लग रहा था? मुझे भी तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भी रात दिन से तुम्हें ही सोचता रहता हूँ। मेरी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। पापा और भैया दोनों परेशान हो गए थे। फिर माँ ने मुझे समझाया, तब जाकर मुझे कुछ हौसला मिला। जय को अब ऐसा लग रहा था मानो उसको उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो। इधर हयात के घर वाले हयात को फोन लगाते हैं पर हयात का फोन स्विच ऑफ बताता है। घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो जय को भी फोन लगाते हैं पर जय का फोन भी नेटवर्क से बाहर आता है क्योंकि पहाड़ियों में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। हयात की माँ ज्यादा परेशान हो जाती है तो हयात की माँ जय की माँ को फोन लगा देती है और हयात के बारे में पूछने लगती है। कहती है कि हयात का भी फोन नहीं लग रहा है और जय का भी फोन नहीं लग रहा है, सब ठीक तो है ना? मुझे बेचैनी हो रही है। जय की माँ हयात की माँ को कहती है कि पता नहीं, जय भी सुबह से अभी तक घर नहीं लौटा है और जय और हयात के बीच तो काफी दिनों से झगड़ा हो गया है। हयात अब घर भी नहीं आती है। हयात की माँ ये बात सुनकर और ज्यादा बेचैन हो जाती है और कहने लगती है कि इन दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा हो गया। हयात ने तो अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। जय की माँ कहती है बच्चे हैं, थोड़ी बहुत बातों में लड़ाई हो जाती है। खैर थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, तुम लोड मत लो। जैसे ही जय आता है मैं उससे हयात का पता करवा लूंगी और तुम्हें फोन लगाती हूँ। हयात की माँ कहती है न जाने आज दिल में कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही थी, क्या पता मेरी बेटी ठीक है या नहीं। कहते हैं ना कि बच्चा भले ही कितनी दूर भी क्यों ना हो पर माँ को पता चल ही जाता है कि बच्चा किस हाल में है। ठीक वैसे ही हयात की माँ को इस बात का एहसास हो रहा था। जय की माँ हयात की माँ को समझाते हुए कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हयात को कुछ नहीं होगा, बस वो कहीं ना कहीं बिजी होगी, इसी कारण आपका फोन नहीं उठा पा रही है। हयात की माँ कहती है कि जय जैसे ही आए उसे कहना कि हयात से मेरी बात करवा दे। जय की माँ कहती है कि मैं जय को बिल्कुल बोल दूंगी और दोनों फोन रख देते हैं। बहुत टाइम हो गया था पर जय अभी तक लौटकर घर नहीं आया था। जय की माँ की भी बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। वो शेरा को फोन लगाती है पर शेरा का फोन नेटवर्क से बाहर आता है। फिर वो राजा को फोन लगाती है और उससे पूछने लगती है कि जय कहाँ है। राजा कहता है कि जय तो आज कॉलेज ही नहीं आया,
ये बात सुनकर जय की माँ की बेचैनी और भी बढ़ने लग जाती है। वो सोचने लगती है कि ये बात उसके पति और वीर को बताए या नहीं। जय की माँ की बेचैनी भी धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगी थी। अब वो सोच रही थी कि जैसे ही वीर और उसके पिताजी घर आएंगे वो सारी बात उन्हें बता देगी। इधर शेरा हयात और जय दोनों को कहता है कि काफी टाइम हो गया है, अब हमें घर निकलना चाहिए, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तीनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। सत्य दादा और वीर के आने से पहले ही जय, हयात और शेरा तीनों घर पहुंच जाते हैं। जय की माँ तीनों को देखकर पूछने लगती है कि तुम सब कहाँ चले गए थे, तुम्हें कितना फोन लगाया, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। और हयात, तुम्हें कोई फिक्र है कि नहीं, तुम्हारे घर वाले तुमसे बात करने के लिए तुम्हें कितने फोन कर रहे हैं, कितने बेचैन हो रहे हैं, पर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जय इतने में बोल पड़ता है कि माँ हमें अंदर तो आने दो, फिर हम तुम्हें सारी बातें बताते हैं। हयात कहती है कि मम्मी मेरा फोन रिचार्ज खत्म हो गया था और मैंने सुबह ही फोन चार्ज नहीं किया, इसी कारण मेरा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। हयात जय के कमरे में जाती है और अपने फोन को चार्ज पर लगाती है। जैसे ही उसका फोन चालू होता है कम से कम 50 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल के मैसेजेस आए हुए होते हैं। वो देखकर एकदम चौंक जाती है कि घर वालों ने आज मुझे इतने कॉल क्यों किए हैं। वो मन में सोचने लगती है कि जय ने घर वालों को पता तो नहीं दिया कि मैं कुछ ऐसा करने जा रही थी। वो जय को आवाज देकर बुलाती है और कहती है कि क्या तुमने मेरे घर वालों को बता दिया था कि मैं सुसाइड करने जा रही थी। जय कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने उस टाइम पर किसी को भी कुछ नहीं बताया था, मैं सीधा तुम्हारे पास आया। हयात कहती है कि फिर घर वालों ने आज मुझे 50 से भी ज्यादा कॉल क्यों किए। जय कहता है कि मुझे क्या पता था, उनको कुछ जरूरी काम होगा, एक बार तुम फोन लगाकर पूछो तो सही। हयात अपनी माँ को फोन लगाती है, वो फोन उठाती है। उसकी माँ उसे डांटने लगती है और कहने लगती है कि कहाँ चली गई थी, तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था। हयात बहाना बना देती है और कहती है कि थोड़े काम के कारण आज वो बिजी थी और सुबह से फोन चार्ज करना भूल गई थी, इसी कारण फोन स्विच ऑफ हो गया था। हयात की माँ हयात को कहती है कि तुम्हारी और जय की लड़ाई किस बात से हो गई और तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। हयात की माँ के मुंह से ये बात सुनकर हयात एकदम अचंभे में पड़ जाती है और अपनी माँ से पूछने लगती है कि तुम्हें ये किसने बताया कि मेरी और जय की लड़ाई हो गई है। हयात की माँ कहती है कि आज मेरी जय की माँ से बात हुई थी, वो मुझे बता रही थी कि तुम दोनों की बहुत दिन से लड़ाई हो गई है, किस बात पर तुम दोनों लड़ लिए हो। बेटा जय बहुत अच्छा लड़का है, उसने तुझे जो भी कहा होगा तेरे भले के लिए ही कहा होगा, जरा